हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए हम लोग यहाँ पे जो पुराने पेपर हो चुके हैं यूपी पीसीएस के, ठीक है, प्रीलिम के, ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और ये 10 वर्षों के पेपर की ये सीरीज है, 2014 से लेके 2024 तक का आपको इस सीरीज में मिलेगा, जिसमें से हम लोग यहाँ पे 2024 से शुरू किए थे। 2024 का रिकॉर्ड हो चुका है वीडियो, ठीक है। 2023 का भी आपको प्रोवाइड कराया था और 2022 का भी प्रोवाइड कराया था। प्ले लिस्ट पे मैं सारा चीजें अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। प्ले लिस्ट को विजिट करते रहें और इन पेपर को देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस एज इट इज पूछ लेता है कभी कभी, एज इट इज नहीं पूछेगा तो कहीं ना कहीं से आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो ये 3 पेपर हम लोग अभी कर चुके हैं। आज का वीडियो रहेगा 2021 का, ठीक है। ये 2021 का पेपर है पीसीएस प्री का, तो इसको जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो इन सब वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसको जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। 12 अक्टूबर को आपकी परीक्षा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये पीडीएफ जैसे मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को, ये वेबसाइट पे अवेलेबल है, नेट पे भी मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अब ठीक है ना फॉन्ट? ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश सब देख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, ये कह रहे हैं। मुगल एम्पायर जो था वो मिलिट्री स्टेट था। और कारण में लिख रहे हैं केंद्रीय शासन व्यवस्था जो थी मुगल एम्पायर की, इसके विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर ही निर्भर थी। अब देखो जो कथन में लिख रहे हैं एजरसन में कि मुगल एम्पायर ये ओरिजिनली मिलिट्री स्टेट था, इस बात को आप प्रूव कैसे करेंगे, है ना। प्रूफ के लिए आपको दो चार बातें आना चाहिए। आप पुराना थोड़ा सा माइंड पर जोर डालिए तो आपको काफी चीजें निकल के आएंगी, ठीक है। तो आप उन बातों से इस बात को प्रूव कर देंगे। आप बाबर के वार से जा सकते हैं, है ना। बाबर ने जो वॉर लड़ी है उसमें भी आपने देखा कि यहाँ पे मिलिट्री टैक्टिक्स का बहुत यूज किया था, है ना। मिलिट्री टैक्टिक्स का काफी यूज किया गया था। आपने इनका गन पाउडर मिलिट्री सिस्टम भी देखा था, है ना। इसके अलावा एक और की फीचर है मुगल अंपायर का जो मिलिट्री स्टेट प्रूव करता है, वो है मनसबदारी प्रथा, है ना। मनसबदारी सिस्टम। अब ये तो पूरा मिलिट्री सिस्टम था, मनसबदारी जो सिस्टम था ये पूरा मिलिट्री सिस्टम था। ये मिलिट्री हायरार्की थी पूरी। आपको पता है कि मनसब हुआ करते थे, है ना। मनसब का मतलब था पोस्ट। पोस्ट यानी फिर रैंक समझ लीजिए। अलग अलग रैंक होती थी, ठीक है, अलग अलग मनसब रहते थे, उनको उसी हिसाब से सैलरी वगैरह दी जाती थी। तो इतना सफिशिएंट है पहली बात को प्रूव करने के लिए। तो अभी कथन जो लिखा है वो सही लिखा है। और दूसरी बात भी प्रूफ हो रही है इसी से, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तमाम वॉर जो मुगल यहाँ पे एम्पायर में जो विक्ट्री हुई है उसका पूरा श्रेय मिलिट्री स्टेट को ही है ना। मिलिट्री पावर को ही है, मिलिट्री सिस्टम को ही है, मिलिट्री टैक्टिक्स को ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात सही हो जाती है। दूसरी बात देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। ये प्योर मैपिंग का क्वेश्चन है। मैपिंग अगर ठीक नहीं होगी तो इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते आप। मैप इसको दिखाना पड़ेगा। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि एक प्लेलिस्ट पड़ी है मैपिंग की, उसको जरूर देखिएगा। वो आपको बहुत हेल्प करेगा, जिन्होंने देखी होगी उनको बहुत हेल्प मिला होगा। प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी नीचे की तरफ, उनको देख लीजिएगा। काफी चीजें हैं उसमें, आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे कैरेबियन सागर के बारे में पूछ रहा है, और कैरेबियन सागर कितनी बार देखो मैप पे। अगर मैप अभी है तो देख लीजिए, है ना, उस पन्ने को खोल लीजिए, तो और भी सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं आपको मैप दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैप बनाए होगा नहीं। मैं आपको मैप दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे फोकस करके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इमेज रहेगा ना। कहाँ गया, यहाँ पे होगा। मैं पहले से डाउनलोड करके रखा था। दूसरी इमेज ये रही, दिख पा रही ना, ठीक है। अब देखो वहाँ पे कैरेबियन सागर में जो क्वेश्चन पूछा है, जो ऑप्शन लिखे हैं वहाँ पे, एक तो है, मैं देखो यहाँ पे जो फोकस करके मैं बता रहा हूँ वहाँ देखिए। एंगुला आपको दिख रहा है? एंगुला आपको कहाँ पे दिख रहा है? कैरेबियन सागर में दिख रहा है ना। यानी वहाँ पे जो ऑप्शन एंगुला है वो सही लिखा है। दूसरा ऑप्शन वहाँ पे लिखा है, ये सबसे नीचे आई ग्रेनेडा, ये दिख रहा है ना ग्रेनेडा, ये भी कैरेबियन सागर में है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखिए, ये चीज आपको दिख पा रही है, मोंटे, ये मोंट सेराट, है ना, मोंट सेराट। मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब क्लियर है। मैं फिर से तीनों को दिखा दे रहा हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। ये आपको सबसे ऊपर एंगुला दिख रहा है, ये छोटे छोटे से आइलैंड है। उसके अलावा ये माउंट सेराट दिख रहा है, ठीक है। फिर सबसे नीचे आ जाइए ग्रेनेडा। ये 3 चीजें देख ली, तो ये तो कैरेबियन सागर में है।
अब यहाँ पे एक इमेज और है, उससे आप देखिए, एक क्वेश्चन पूछा है, उसमें एक ऑप्शन है मदीरा के बारे में। तो आपको देखो ये मोरक्को दिख रहा है, आपको मेडिटेरियन सी, ये जिब्राल्टर, गल्फ ऑफ, सॉरी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी दिख रही है, और एक कैनरी आइलैंड के ऊपर आपको दिख रहा है मदीरा। ठीक है, ये कैनरी आइलैंड्स है, कैनरी करंट भी पढ़ते हैं हम लोग, उसके ऊपर ये जो मदीरा दिख रहा है, तो इसकी लोकेशन आप अटलांटिक ओशियन में देख रहे हैं, ना कि कैरेबियन सागर में। हो जाएगा ना अब? चलिए, अब कनेरी, अगर करंट ठीक से पढ़े होंगे तो आपको, मतलब आपको ध्यान देना चाहिए था कि मदीरा आइलैंड ऊपर है। ऐसा नहीं इससे क्वेश्चन पहली बार आया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए। ये भी आपको अजोर्स दिख रहा है ना, अजोर्स आइलैंड, ये भी कई बार पूछा गया है। इनको भी ध्यान रखिएगा, मेडिटेरियन सी में, ए सॉरी, ये अटलांटिक ओशियन में। मदिरा भी देख लीजिए, साथ में कैनरी आइलैंड्स भी देख लेंगे। कैनरी तो लगा दोगे क्योंकि करंट पढ़ते हो उस नाम से। ठीक है, चलिए वापस चलें, वापस आ जाइए। अब देखो, आपने ग्रेनेडा देखा था, ग्रेनेडा कहाँ पे, कैरेबियन सी में देखा आपने। मॉन्टसेराट देखा, कैरेबियन सागर में देखा। और एंगुला देखा, कैरेबियन सागर में देखा। मदिरा कहाँ पे देखा, अटलांटिक ओशियन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है, कि आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या फिर कार्यालय जारी करता है। तो आसान सा क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और बड़ा कर दें फॉन्ट, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, फिर वो कटने लगेगा। चौथे क्वेश्चन में पूछा है कि NDMA का चीफ कौन होता है। NDMA को चेयर कौन करता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। आपको पता है, PM साहब देखते हैं। ठीक है, PM साहब चेयर करते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पदेन का मतलब जानते हो ना, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। पदेन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति PM के पद पर है, इस वजह से वो इसके यानी NDMA के ऑटोमेटिक चीफ बन गए। पांचवा क्वेश्चन, ये पुराना क्वेश्चन है, फिर भी ये आसान क्वेश्चन है। टैबलेट देने की घोषणा यूपी में किस योजना के तहत होता है। ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत होता है। छठवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। घाना पढ़ते हो भाई, कैमरून पढ़ते हो, ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज पढ़ते हो, आइवरी कोस्ट भी पढ़ते हो, लैटविया थोड़ी ना पढ़ोगे, है ना। लैटविया कहाँ पे है बताएंगे, चलिए इसकी कैपिटल बताइए, कमेंट करके बताइएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि यानी कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, नाम शॉर्ट में CFI है दोनों का। एक कंसोलिडेटेड है यानी संचित निधि जिसे हम लोग बोलते हैं, कंसोलिडेटेड संचित निधि, और एक है कंटिजेंसी, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो कंसोलिडेटेड ये होता है 266 में, और कंटिजेंसी ये 267 में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिजेंसी पूछा है तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। संचित पूछता तो बी ऑप्शन राइट हो जाता। क्लियर है। आठवां क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन हो गया, उसको हटाइए, नवा क्वेश्चन भी हटाइए। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पंजाब में देखते हो ना सर्दियों में बारिश होती है वहां पर, क्योंकि वो जोन है ना, वो थार वाला, वहां पर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो बहुत ज्यादा होने की वजह से उस तरफ से हवाएं फिर खिंच के आती हैं, और इस जोन को भरने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो ये वाली जो हवाएं रहती है वो नमी वाली हवाएं रहती हैं, तो फिर रेनफॉल होती है। हाँ, एक चीज और जानिए, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप है किसी क्षेत्र में, तो दूसरे क्षेत्र से जो हवाएं आएंगी जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, वो बहुत तेजी से आएंगी। ठीक है, इतना तो समझते हैं, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा, तो फ्लो की जो स्पीड है वो ज्यादा रहेगी। तो ये डिफरेंस जब बहुत ज्यादा रहता है, तो ये वाला जो पूरा प्रोसीजर है, मतलब जो भी घटना है या फिर जो भी फिनोमेना है, वो कुछ देर के लिए ही होगी, है ना, ऐसा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, वो क्षणिक टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है फ्लाई। तो बहुत आसान है, करंट अफेयर्स में मैं बहुत अच्छे से ये सब चीजें सिखाता हूँ आप लोगों को। फ्लाई एश चिमनी से निकलती है। चिमनी से क्या निकलता है, कोल की राख निकलती है ना। मतलब कोल की राख के लिए अलग से स्टोरेज रहता है ना, लेकिन फिर भी
गैसेस के साथ तो कुछ ना कुछ तो रहता ही होगा, राख के जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो तो बिल्कुल रहेगा। और आपको पता है कि कोयला जो है, कोयले में सल्फर की मात्रा बहुत होती है। ठीक है, सल्फर की मात्रा। खैर, भारत के कोल में ये भी ध्यान रखिएगा साथ में, मैंने आपको करंट अफेयर्स में सिखाया है, एक रिपोर्ट ने क्या बताया है कि भारत के पास जो कोल है और जो थर्मल पावर प्लांट्स में यूज हो रहा है, उस कोल में सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। इस वजह से सल्फर डाइऑक्साइड जो वातावरण में निकल रही है चिमनी के माध्यम से, तो बहुत ज्यादा हानिकारक, मतलब ये बहुत ज्यादा हानि करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हमारा कोयला ऐसा है जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, गैस, ये फ्लू गैसेस डीसल्फराइजेशन, डी सल्फराइजेशन, याद आ रहा? डीसल्फराइजेशन में क्या पढ़ा था? डीसल्फराइजेशन में यही था, गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिसी थी कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनको ये वाला सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, डीसल्फराइजेशन का। डीसल्फराइजेशन में होता ये है, ये चिमनी में लगाया जाता है और सल्फर का जो कंटेंट है या फिर सल्फर गैस है, इसको ही अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ताकि वातावरण में सल्फर की मात्रा कम से कम जा पाए। लेकिन फिर रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत के कोयले में सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में है नहीं, तो ये डीसल्फराइजेशन सिस्टम थर्मल पावर प्लांट्स को लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही पढ़ाया था ना करंट अफेयर्स में। तो ये सारी चीजें सीख के रखिए। तो करंट अफेयर जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, पीडीएफ दे रहा हूँ या वीडियो दे रहा हूँ, पेड ग्रुप का दे रहा हूँ, वीडियो मिल रहा है सब जगह, उन पीडीएफ्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। वो वो लर्निंग लर्निंग कंटेंट है वो। ठीक है, उससे आप सीखेंगे, आप जीएस भी सीखते हैं, करंट भी सीखते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गई ना चीजें। थर्मल पावर प्लांट का आपको पता है, कोयले से ही सब कुछ होता है। कोयले से ही पानी को गर्म किया जाता है, स्टीम बनाई जाती है, फिर उस स्टीम को फिर टरबाइन पर गिराया जाता है। तो ये सारी चीजें थर्मल पावर प्लांट की हैं। तो यहाँ पे फ्लाई गैस प्रदूषण जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए, 12वां क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन हो गया करंट का, उसको हटाइए, उसको नहीं पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? रिफ्लेक्शन पूछा है इन्होंने। सैंड डेजर्ट से ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा सूर्य की रोशनी का, या फिर धान की खेती की भूमि से होगा, या फिर ताजा बर्फ से ढकी भूमि का होगा, या फिर प्रेयरी भूमि का होगा? तो आपको पता है ना। अब ये छोड़ दीजिए, ढकी भूमि है पर यहाँ पर ताजा बर्फ लिखा है ना, तो आइस का आपको पता है, आइस का ये अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, रेडिएशन का अच्छा ये रिफ्लेक्टर होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पहला भी हो गया है, दूसरा भी हो गया है, तीसरा भी हो गया है। पहला मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा और तीसरा पीडीएफ में कवर कराए गए हैं करंट अफेयर्स के। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, दूसरा कहाँ पे स्थापित हुआ था और तीसरा कहाँ पे स्थापित हुआ। 15वां क्वेश्चन करंट का है, उसको हटाइए, पुराना क्वेश्चन हो गया। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है, ये किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिए। ये बोला गया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। हो जाएगा। 17 भी आसान है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2। तो पेलाग्रा तो होगा नहीं, ठीक है, स्कर भी होगा नहीं, तो सी से होता है, बेरी बेरी होगा नहीं, ये बी से होता है। तो यही बचा फिर, चेइलोसिस। ठीक है, चेइलोसिस। 18वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर बाधित नहीं है? वेक्टर पूछा है यहाँ पर। ठीक है, वेक्टर। डेंगू ज्वर, ये तो डेंगू मच्छर से ही होता है, यानी वेक्टर यहाँ पे मच्छर है, मॉस्किटो है, बिल्कुल। मलेरिया में भी होता है, मलेरिया होता तो परजीवी से है। ठीक है, परजीवी से है, लेकिन इस परजीवी को ले कौन जाता है? पहले तो मच्छर इन्फेक्ट होता है ना, तो मच्छर काट लेता है किसी को तो वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। तो वेक्टर तो मच्छर ही है। डेंगू में भी मच्छर है, मलेरिया में भी मच्छर है, फाइलेरियासिस में भी मच्छर है। निद्रा रोग में नहीं है। निद्रा रोग में, ये तो मैंने अभी पढ़ाया यार आपको, है ना, अगस्त
ये शायद, हाँ सेकंड वीक, अगस्त सेकंड वीक का करंट अफेयर्स पीडीएफ देख के देखिएगा आप लोग तो आपको मिलेगा। वैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, बस 2-4 सेकंड लगेगा। मैंने भी आपको करंट पेड ग्रुप पे प्रोवाइड कराया था, हाँ ये है, इसको देखिए। इसमें एक टॉपिक था, ये हेपेटाइटिस हो गया, आदिवासी दिवस, हाँ ये देखिए, ये था ना। करंट में तो ये था कि कीनिया जो है, अभी डब्ल्यूएचओ ने कीनिया को निद्रा रोग से मुक्त प्रमाणित किया है। निद्रा रोग को इंग्लिश में स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। काम की चीज ये है, ये जो है सीसी मच्छी से फैलती है, ठीक है। ये मैंने प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत लिख दिया था, क्योंकि टी साइलेंट रहता है, ठीक है, इसको सीसी मक्खी पढ़ते हैं। सीसी मक्खियों द्वारा प्रसार किया जाता है। तो यहाँ पे मच्छर नहीं है ना, यहाँ पे मक्खी है। और ये भी प्रोटोजोआ परजीवी से होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, परजीवी से फैलाने वाली मक्खियां हैं, लेकिन होता है परजीवी से, स्लीपिंग सिकनेस। वायरल मत मार देना, ना ही बैक्टीरियल मार देना, आपको प्रोटोजोआ लगाना है, ठीक है, प्रोटोजोआ और परजीवी। कर लेंगे, चलिए वापस चलें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो गया। 20 माह 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? ऑप्शन आज आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट बंगाल तो नहीं लगाओगे यार, यहाँ पे तो बहुत भीड़ है। जो पहाड़ी है, पहाड़ी स्टेट है, वहां लगा दीजिए, वहां पे बहुत कम जनसंख्या है। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा सबसे कम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। बॉटुलिज्म, ये भी मैंने आपको करंट पीडीएम में कवर कराया है, ठीक है। बॉटुलिज्म ये जो फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन होता है, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 22वां क्वेश्चन अगेन इजी, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछ रहे हैं। 21 वर्ष से 18 किससे किया गया था? 61 से किया गया था, 1988। 88 था ना, ठीक है। 23 देखिए, रेडियो धर्मता के संदर्भ में बताइए। रेडियो एक्टिविटी इज द न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, बिल्कुल करेक्ट है आपने। ये रेडियो एक्टिव डिके पढ़ा होगा, तो ये जो डिके है ना, ये रिजेंबल कर रहा है ना, ये न्यूक्लियर प्रॉपर्टी ही है। ये जो डिके होता है और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया जाता है, ये इन्होंने उल्टा लिख दिया। फिजन नहीं होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है, फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्यूजन मतलब संलयन। हाइड्रोजन बॉम्ब संलयन पर काम करता है, परमाणु बम विखंडन पर काम करता है। दूसरी बात यहाँ पे गलत है, केवल एक सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन क्या है? एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के, सिंगरौली स्थित, ये क्वेश्चन अभी आर ओ आर में पूछा था। और एक सिंगरौनी लिखा था, एक सिंगरौली लिखा था, याद आया? बहुत लोग उसको गलती किए होंगे, गलती से पढ़ नहीं पाए होंगे ठीक से। एक सिंगरौली है और एक सिंगरौनी है, सिंगरैनी, सॉरी सिंगरैनी। ऑप्शन में सिंगरैनी लिखा था और ऑप्शनल में लिखा था मध्य प्रदेश, इसको सही मार के चले जाए। जबकि सिंगरैनी है साउथ इंडिया में, है ना, साउथ इंडिया में है। तो ये गड़बड़ हो गया था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में बताना है, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। प्रॉपर मतलब लोकेशन ही पूछ ले रहा है। और एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। ये जो सिंगरौली क्षेत्र है ना, ये दो राज्यों के जिलों में विस्तारित है, आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी है और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी है ना। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल गलत है, या तो मध्य प्रदेश लिख देता, साथ में यूपी भी लिख देता। पहली बात तो गलत हो गई, दूसरी बात ठीक है यहाँ पे, ठीक है, ये सबसे पुरानी इकाई है एनटीपीसी की। 25 है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है? डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू, डस्ट पार्टिकल का बहुत बड़ा रोल है भाई, ठीक है। डस्ट पार्टिकल, आप जो सुबह शाम चमकीला चमकीला देखते हैं ना सूरज के आसपास, ये सारी चीजें इसी से होती हैं। तो धूल कण का बहुत बड़ा रोल है। आप इवन जो हमारा स्काई जो है ब्लू दिखता है, वो इन्हीं के कारण दिखता है, इन्हीं से स्कैटरिंग जो होती है। देखिए 26, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या फिर समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्यीय परिषद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263, है ना। यानी कैसी बॉडी हो गई? ये संवैधानिक संस्था हो गई,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई 263 में, क्योंकि उल्लेख है इसका। और एक किसने बोला था? एक हमारे जस्टिस साहब थे, न्यायमूर्ति, जिनका नाम था, पूरा नाम नहीं याद आ रहा, सरनेम सरकारिया था उनका। तो सरकारी आयोग हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए। ये सारी कमेटी वो पढ़े हो ना, यूनियन और स्टेट रिलेशन, यूनियन स्टेट रिलेशन की ये आपको कमिटीज दिख रही हैं। ठीक। 27 देखिए, साइंस का आसान सा क्वेश्चन। सुमेलित नहीं है, बताना है। विटामिन B6 धान का चोकर, सही है। विटामिन डी पॉट फिश ऑयल, पॉट फिश ऑयल, ठीक है। और विटामिन सी नींबू में होता है। विटामिन ए संतरा में नहीं होगा ना, सिट्रस फ्रूट में नहीं होगा ना ये। विटामिन ए तो चाहिए गाजर, ठीक है, आंखों के लिए। विटामिन ए गलत मैच था। 28 देखें, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? स्टैचू ऑफ पीस ये राजस्थान में है, ठीक है, ये राजस्थान में। किसको रिप्रेजेंट करती है ये स्टैचू, बताएंगे? उनका नाम है श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। श्री वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। 29, आसान सा क्वेश्चन है। ये अभी भी हम लोग रिवाइज किए हैं कुछ ही दिन पहले पीडीएफ में। प्रधानमंत्री वाणी, पीएम वाणी, किस लिए था? इस, ये जो पब्लिक प्लेसेस हैं यहाँ पे वाईफाई अवेलेबिलिटी, ये जो आप देखते हैं रेलवे पर है ना, रेल वाईफाई दिखता है ना, वो यही है, ये पीएम वाणी है। इको मार्क देखिए, ये तो रिपीट हुआ है 2023 में, सेम क्वेश्चन पूछा था, खैर बहुत आसान है। इको मार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। 31, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब सारी बातें एक ही क्वेश्चन में रिपीट रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है स्वर्ण सिंह कमेटी से जोड़ी गई थी, ये पता है आपको। स्वर्ण सिंह कब जोड़ी गई थी? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? 42 में, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तीसरी बात है कि जब ये जोड़ी गई थी तो संविधान में पार्ट भी जोड़ा गया होगा और साथ में आर्टिकल भी जोड़ा गया होगा। तो पार्ट नंबर हम लोग 4A पढ़ते हैं, ठीक है, और आर्टिकल 51A पढ़ते हैं। ये दोनों चीजें ऐड कर देंगी संविधान में। और जब ऐड की गई फंडामेंटल ड्यूटीज तो शुरुआत में कितनी थी? 10 थी, यानी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? ये 11 है, आपको पता है। और 11वीं कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए, वही 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए गार्जियनशिप, माता पिता, यही बात लिखी है। और ये जोड़ी कब गई है ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 86वां संविधान संशोधन था और 2002 का था। ये 2002 वेरीफाई करना थोड़ा, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी बातें हो गई फंडामेंटल ड्यूटीज की। अब इसमें ऑप्शन का इतना आसान है कि बहुत ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये 10 की 10 याद रखना भी एक कठिन टास्क है। पता नहीं चलता डीपीएसपी लिखा है या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा है, वो फिर कठिन क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे आम चुनाव में मतदान करना ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है, इन 11 में नहीं है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी तीनों फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 32 हटा दीजिए, ये पुराना क्वेश्चन हो गया। 33 देखिए, यहाँ पे मेवाड़, मारवाड़, खानदेश और मालवा लिखा है। इसको देखो, अगर नहीं आ रहा है तो कुछ रिजेक्शन से, कुछ लॉजिक से इसको कर सकते हैं, अगर करना ही चाह रहे हैं तो। जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ है, मालवा है। यहाँ पे आप ज्यादातर देखेंगे कि राजपूत शासक है, राजपूत शासक थे, है ना, राजपूत शासकों का ये क्षेत्र हुआ है। तो राणा हमीर मेवाड़ ये सही है, राणा चुंडा मारवाड़ ये सही है, मलिक राजा फारूकी खानदेश ये भी सही है। लेकिन मलिक सरवर ख्वाजा जहां जो है ये मालवा से बिलोंग नहीं करते थे, ये तो संस्थापक हैं किसी और जगह के, है ना। सरकी साम्राज्य पढ़ते हो ना, सरकी वंश, जौनपुर वाला, जौनपुर, इस सरकी वंश के संस्थापक थे मलिक सरवर ख्वाजा जहां, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत मैच था, गलत मैच है, डी ऑप्शन। देखिए 34, ओल्ड क्वेश्चन हटा दीजिए इसको। 35वां क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, जीएसटी पूछा है कि संविधान संशोधन से आया है जीएसटी, 2016 में आया है, और संविधान संशोधन था 101वां, ठीक है।
चलिए, इसको भी हटा दीजिए 36 को। 37 देखिए, आसान क्वेश्चन है। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, जो जो आ रहा है पहले वो जल्दी से लिख लीजिए। नेहरू रिपोर्ट 1928 की है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। दांडी मार्च 1930 की बात है। और शारदा अधिनियम 1927 का था। इसको थोड़ा वेरीफाई कीजिए, शारदा अधिनियम कब का था? 1929 का था, ठीक है, 1929 का। तो सबसे पहले हो जाएगा 1927 यानी तीसरा, फिर 1928 हो गया, फिर 1929 हो गया, फिर 1930 हो गया। ये बन गया हमारा पहला ही ऑप्शन है। चलिए 38 देखें, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? ये तो होता है पानी में पॉल्यूशन जब बढ़ जाए बहुत ज्यादा, या फिर पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाए। ठीक है, नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। खासतौर से बच्चों में होता है, ठीक है, चिल्ड्रन में होता है। और किसकी उपस्थिति के कारण, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मीथेमोग्लोबिन, ठीक है, मीथेमोग्लोबिन। यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशन गलत लिखा है, इंग्लिश इंग्लिश देख लीजिएगा। यही जो नाइट्रेट है ना, ये हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके यही बना लेता है, तो इसी की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, पैन आने लगता है बच्चों को मुंह से। ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे नाइट्रेट, एक ऑप्शन नाइट्रेट भी था, तो इसको जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन तो आसान आसान गलत हो जाता है ना। ब्लू बेबी सिंड्रोम देखा, फटाक से नाइट्रेट भी देखा, मार दिए, आगे बढ़ गए। इससे बेस्ट ऑप्शन भी लिखा है ना बी ऑप्शन में, मीथेमोग्लोबिन। फाइनली नाइट्रेट जो हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके जो बना रहा है वो तो यही बन रहा है ना, इसी की वजह से होता है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता, बी ऑप्शन नहीं होता, तब आप डी को लगा सकते थे। क्लियर है? चलिए, ये अपने आप जूम क्यों हो जा रही है? 39 देखिए, द गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम टैकलिंग द बॉटल नेक इन्फ्लेशन। अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का, नॉर्मल सी मुद्रास्फीति को निपटने के लिए सामना करना पड़ रहा है ना, ये तो अवरुद्ध है। अवरुद्ध वाली बॉटल नेक है, ये तो बहुत खतरनाक हो जाता है। पहली बात सही लिखी है, यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन, आपूर्ति यानी सप्लाई, सप्लाई ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। उसी स्थिति में ये अवरुद्ध मुद्रास्फीति की स्थिति आती है। तो अवरुद्ध लिखा है ना, तो अवरुद्ध का, अवरुद्ध इन्फ्लेशन का एक ही कीवर्ड है यही, सप्लाई को बहुत ज्यादा कम कर दो लेकिन डिमांड सेम रहे, डिमांड सेम रहे जैसी पहले थी, लेकिन सप्लाई या फिर आपूर्ति ये बुरी तरीके से प्रभावित अगर हो जाए, तो फिर ये बॉटल नेक इन्फ्लेशन की स्थिति हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? आसान क्वेश्चन है। एक तो हम लोग लाइकेन भी पढ़ते हैं और मास भी पढ़ते हैं, मॉसेस जिसे होता है। ये दोनों एक ही तरीके के दिखते हैं, पेड़ों की छाल वगैरह पे, पत्थरों वगैरह पे, पहाड़ों पे, उनके सरफेस पर रहता है, ठीक है। आप दोनों को मतलब पहचान नहीं सकते हो कि ये लाइकेन है या फिर ये मॉसेस है, ठीक, क्योंकि दोनों की शक्लें जो है ना वो एक जैसी हैं। लाइकेन तो मिक्सअप होता है ना, ये कवक का और शैवाल का, ठीक है, कवक और शैवाल का यही होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन तो लाइकेन और मॉस दोनों होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सीओडी दोनों होना चाहिए। अब यहाँ पे कमीशन ने शायद सी ऑप्शन दिया था, लेकिन मॉसेस भी ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डी, यहाँ पे ये क्वेश्चन ही इन्होंने गलत दिया है, डी ऑप्शन को भी साथ में होना चाहिए। नाइट्रोजन जैसे मॉसेस का अगर देखें, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन अगर आ जाए तो पता रहे आप लोगों को। नाइट्रोजन की मात्रा अगर बढ़ जाती है ना, नाइट्रोजन की मतलब कुल मिला के नाइट्रोजन को ये रिप्रेजेंट करता है। नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होने पर मॉसेस जो है ना, इनकी ग्रोथ रुक जाती है, मरने लगते हैं, मतलब ये समाप्त हो जाते हैं उस जोन से, उस रीजन से। तो जहाँ पे मोसेस खत्म हो जा रहा है वहां से पता चल जाता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, ठीक। तो किसी भी गैस की अगर ज्यादा मात्रा हो जाएगी तो वो तो एक तरीके से पॉल्यूटेंट है। और लाइकेन, लाइकन का आपको पता होगा, लाइकेन के बारे में क्या पढ़ते हैं, कि जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ पे लाइकेन समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं, लाइकेन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड याद रखना है, और मोसेस के लिए नाइट्रोजन याद रखना है, ठीक है। चलिए 41 देखिए, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता दीजिए, क्रोनोलॉजी।
गोवा की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। उससे पहले हरियाणा का देख लीजिए। हरियाणा तो बिल्कुल बोलना नहीं है, तो आसान है ना, 1966। गोवा 1987 हो गया। तेलंगाना तो सबसे लेटेस्ट है, तो ये तो ऑप्शन आसान हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना तो अभी 2014 में बना है ना। और झारखंड भी पता है आपको, 2000 में। और तेलंगाना हो गया 2014 में। मैच करा लेना अभी। ठीक। चलिए 42 देखें। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। अच्छा क्वेश्चन है। धरसना सत्याग्रह जो था, ये स्कूल गीट कौन कर रहा था? सरोजनी नायडू। पहला क्वेश्चन ये तैयार कीजिए। सरोजनी नायडू। और यहाँ पे धावा किसने बोला था? धरसना सॉल्ट, ये जो कंपनी थी या फिर जो फैक्ट्री थी, यहाँ पे यहाँ पे जो आईएनसी के जो कार्यकर्ता थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इन लोगों ने धावा बोला था। फिर ब्रिटिश पुलिस ने फिर बुरी तरीके से दमन किया गया था। तो वही दमन, जो दमन है ना, वही दमन के बारे में इन्होंने समाचार पत्रों में बताया था कि कैसे दमन किया वेब मिलर साहब ने। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे ये नमक गोदाम था, है ना, नमक का गोदाम था। धरसना सॉल्ट वर्क्स लिखा है ना, ये नमक का गोदाम था। विश्व ओजोन दिवस, आसान सा क्वेश्चन है, 16 सितंबर। 2023 में भी पूछा था। खैर इतनी बार पूछा जा चुका है कि आसान हो गया वो। अब हो सकता है 2025 में तो इतना आसान ना दिखे आपको। बर्थ रेट देखिए, बर्थ रेट के बारे में पूछा है। अगर अर्बनाइजेशन बढ़ता है तो बर्थ रेट जो है वो कम हो जाती है। बात तो सही है। शहरों शहरों की जो जन्म दर है, बर्थ रेट है, वो कंपैरेटिवली टू विलेज अगर देखा है, गाँव से देखा है, तो कम है ना। बिल्कुल कम है, क्योंकि इसके पीछे पर और बहुत सारे कारण है। सोशल वर्क एक समय पे पेपर हुआ करता था ऑप्शनल यूपीपीसीएस में। वहाँ पे ये सारे टॉपिक बड़े अच्छे से, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया रहता था, है ना। पढ़ने में मजा आता था वो सब्जेक्ट। सोशल वर्क आसान सा सब्जेक्ट था, छोटा सा था। काफी सिलेक्शन लिए हैं लड़के उसको सिलेक्ट करके। खैर अब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो खत्म कर दी अब तो ऑप्शनल। तो नगरीकरण से जन्म दर को कम करने में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही बात है। शहर में आ जाओगे तो यार न्यूक्लियर हो जाओगे, है ना। न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है। और न्यूक्लियर फैमिली का पंगा एक अलग पंगा है। एक बच्चे दो बच्चे, है ना, इससे ज्यादा फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखने वाला नहीं है फिर। अगर मियाँ बीवी दोनों कमाने वाले हैं तब तो और आफत है। मतलब ये भी एक रहता है रीजन। सोचना पड़ता है कि फिर उनको उनको केयर केयर करने के लिए किसको रखें। फिर दाई बाई रखना पड़ता है। वही दूसरी बात लिखी है, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। ये भी सही है। हाई लिटरेसी रेट जहाँ है, आप केरल को देख लीजिए। केरल लिटरेसी रेट ज्यादा है ना, आपको बर्थ रेट कम मिलेगी। तो दोनों बातें ठीक हो जाएंगी। चलिए ये देखिए 45, इसको हटाइए। 46 देखें। कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, सॉरी, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं? रॉकी माउंटेन से, है ना। रॉकी माउंटेन कहाँ पे है? यूएसए में, ये तो सही मैच है। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए, सही है। आपातकालीन इमरजेंसी जर्मनी से लिए गए, ये भी सही है। ये जो रेजिडुअल पावर्स टू सॉरी ऑफ सेंटर है, केंद्र की अवशेष शक्तियां, ये तो कनाडा से लिया गया है ना। कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया गलत है। ठीक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 47 देखिए। हेडक्वार्टर पूछे हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, इसका नया नाम जान लीजिए पहले। ओएनजीसी है, ठीक है। कॉर्पोरेशन है अब। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में है। ये 4 हो जाएगा। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये है नागपुर में। ठीक है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएमडीसी, सुपर इंपॉर्टेंट। एनएमडीसी, इसमें बहुत सारी कंपनी। ओएनजीसी तो आपको पता ही है, महारत्ना है ना। एमडीसी, एनएमडीसी भी शायद ये नवरत्न तो है ही। तो खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ये नागपुर का है, और राष्ट्रीय खनिज विकास जो एनएमडीसी है ये हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद है। और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, जिसे बोलते हैं नालको। नालको तो लगा ही दोगे ना। नालको भुवनेश्वर में है। नालको भुवनेश्वर में। तो यहाँ पे हो जाएगा 4321। 4321, सी ऑप्शन राइट है। ठीक। चलिए देखिए 48। 48 इसको स्किप कीजिए।
49 में पूछा है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, ये किसकी रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करती है। ये क्वेश्चन हम लोग इसी पेपर में कर चुके हैं, हम लोग फिर से कर लेते हैं, सारे पॉइंट्स में फिर से रिकॉल आपको करा दे रहा हूँ। देखिए, आप लोग जानते हैं ये जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, यानी सीएजी जो है, ये लेखा परीक्षा का काम करता है। ठीक है, ये पूरा डिपार्टमेंट। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये यूनियन लेवल पर भी काम करता है, यानी यूनियन के जो खर्चे हैं इन सबको भी देखता है। अकाउंट्स वाला जितना भी काम रहता है यूनियन का भी देखता है, और साथ में स्टेट्स का भी देखता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सीएजी को ऐसे लगता है कि ये सिर्फ यूनियन का काम करते होंगे, बट ऐसा नहीं है, स्टेट्स का भी देखता है। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया आपको जानने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो अपनी रिपोर्ट देते हैं, ये प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। फिर प्रेसिडेंट साहब फर्दर संसद की पटल पर रखते हैं। तो ये जो संसद की पटल लिखा है, इस संसद की पटल, इसी का मतलब ही है कि ये पीएससी को सौंपते हैं। ठीक है, पीएससी क्या है? संसद के ही तो मेंबर है इसमें। कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और बाकी 7 जो है वो राज्यसभा के होते हैं। तो ये पूरा चैनल रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीएजी अपनी रिपोर्ट पहले प्रेसिडेंट साहब को सौंपते हैं, फिर प्रेसिडेंट साहब संसद में रख देते हैं। ठीक है, संसद में जो की कमेटीज हैं, तो कमेटी उसको देखती है। समझ में आया? तो यहाँ पे आंसर हो गया ए ऑप्शन। 50वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में, देखो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन देखो आपको हर पेपर में दिख रहा है ना। हर पेपर में इसलिए दिख रहा है क्योंकि सिलेबस में। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में ये नगरीकरण जो, तो जो परीक्षा वाली पतली सी किताब है, शुरुआत में नगरीकरण का थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। कभी मालथस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी आपसे कोई कर्व वगैरह पूछा जा रहा है। तो 8-10 पेज होंगे, मुश्किल से 8-10 भी नहीं होंगे, 5-6 पेज होंगे, उनको पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। दो क्वेश्चन हमेशा लीड करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये नॉर्मली स्किप करके जाते हैं लोग। तो 2 नंबर पक्के कर लीजिए, दो क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। एक्सीलरेशन स्टेज पूछा है अर्बनाइजेशन कर्व में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नगरीकरण जो वक्र है ये देखना पड़ेगा, तो मैं बता दे रहा हूँ पहले। एस टाइप का वक्र होता है और जे टाइप का वक्र होता है। ठीक है, मैं इमेज लगाया हूँ यहाँ पे, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको दो कर्व दिख रहे हैं। पहला जो कर्व है, मैं यहाँ पे फोकस करके बताऊंगा, पेंसिल चलती नहीं है इस पर। ये आपको देखो जे कर्व है। तो यहाँ पे देखो पॉपुलेशन यहाँ तक थोड़ा सा कांस्टेंट रही, फिर अचानक से बूम कर गई है ना। अचानक से कर्व ऊपर उठ गया। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, टाइम ओवर टाइम। और दूसरा कर्व यहाँ पे, ये एस कर्व है। तो एस कर्व में, एस का शेप आपको दिख ही रहा है। बाकी एस कर्व में स्टेज कौन कौन सी है, यहाँ पे आप देखिए सेकंड इमेज में। इनिशियल स्टेज आपको दिख रही है। ठीक है, ये इनिशियल स्टेज है। फिर ये जो द्वितीय स्टेज है, सेकंड स्टेज है, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन स्टेज। इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि दूसरी जो स्टेज होती है कौन सी होती है। तो पहली स्टेज इनिशियल स्टेज हो गई, दूसरी स्टेज एक्सीलरेशन स्टेज हो गई। मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है। उसके बाद फिर टर्मिनल स्टेज में यहाँ पर देखिए कि पॉपुलेशन धीरे धीरे फिर ओवर टाइम उतनी तेज नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो ये एस कर्व और जे कर्व, हो सकता है सिर्फ इतना ही पूछ ले कि ये जे कर्व है और एस कर्व में है, ये किससे संबंधित है। तो आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, टाइम वर्सेस पॉपुलेशन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है पीसीएस। अब चूंकि टॉपिक में भी है, तो आने के पूरे चांसेस हैं। माल्थस को कितनी बार पूछेगा पीसीएस, है ना। माल्थस के बारे में तो दो क्वेश्चन देख ही लिए हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन स्टेज पूछा था, ये कौन सी स्टेज हो गई? ये दूसरी स्टेज हो गई, है ना। दूसरी स्टेज देखा ना। तीसरी स्टेज अगर पूछता तो वो टर्मिनल के बारे में पूछता, टर्मिनल स्टेज। हो गया। 51 देखिए यहाँ पे पूछा है, राजा रंजीत सिंह, इन्हीं का नाम रणजीत सिंह भी था। ठीक है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? राजा रणजीत सिंह जो थे, आपको पता है 4 क्षेत्र थे जो इनके कब्जे में थे, या फिर इनका शासन था जो 4 राज्यों पर था। ये 4 राज्य थे, कश्मीर था, मुल्तान था, पेशावर था और लाहौर था। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कश्मीर, लाहौर, मुल्तान और पेशावर। ये 4 राज्यों पर आधिपत्य जो था वो राजा रणजीत सिंह का था। और ये जो अदालत ए आला, यानी जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट टाइप की जो थी, वो लाहौर में स्थापित की गई थी। यही राजा भी थे, यही चीफ जस्टिस भी थे उस अदालत के। ठीक है,
यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 52 इसको हटा दीजिए, पुराना क्वेश्चन हो गया। 53 देखिए, सोकोत्रा द्वीप। कई बार देखो पीडीएम में भी मैं ये सब कराया हूँ आपको। अब क्वेश्चन तो पुराना है बट इस द्वीप के बारे में देख लेते हैं, कम से कम लोकेशन तो जान ही लेंगे। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में बताइए। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, और सोकोत्रा आपने कहाँ पढ़ा है? तो इतनी बात तो इन्होंने सही लिखी है, ये बात गलत लिख दी। ओमान का ये द्वीप नहीं है, ये है यमन का। ठीक है, यमन प्रशासित है सोकोत्रा आइलैंड। पहली बात गलत होगी। दूसरी बात सही है, 2008 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट के रूप में इसको नामित किया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन, सॉरी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, 54 हटाइए, 21 का क्वेश्चन है। 55 में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? सारे क्वेश्चन आसान होते हैं पॉलिटी से, तो यार समझिए कि आपको अगर 20-22 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बढ़िया एक्यूरेसी रहना चाहिए, है ना। रियली मतलब यहाँ पे एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए तो हो जाए, बाकी कोशिश पूरी रहनी चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी सही करके आए, क्योंकि स्कोरिंग होता है। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं पॉलिटी से। और आप अभी आर ओ का मेंस देंगे, उसमें जो जीएस पेपर होता है उसमें तो और आसान आसान से क्वेश्चन देखेंगे आपको। पीसीएस में, पीसीएस प्री में हो सकता है लेवल के रहे क्वेश्चन, बट मेंस में बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आर ओ के। तो यहाँ पे राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। आसान सा प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। मनी बिल के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं। मनी बिल तो कौन से आर्टिकल में है? मनी बिल 108 में है ना, कि 109 में है? जल्दी से बताइए। 108 में तो ज्वाइंट सेशन पढ़ते हो ना भाई। मनी बिल कहाँ से हो जाएगा? 109 में है मनी बिल। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मनी बिल के बारे में पढ़ते हैं कि हम लोग, ये जो राज्यसभा को पावर दी गई है वो कुछ है नहीं, है ना। कुछ भी नहीं है, बस 14 दिन के लिए भेजा जाता है। अब 14 दिन वो चाहे रखे रहें चाहे पढ़ें, कुछ रिकमेंड करना हो तो रिकमेंड कर सकते हैं। वो राज्यसभा की मर्जी है, ठीक है, लेकिन मानना भी लोकसभा की मर्जी है। राज्यसभा जो भी रिकमेंड करेगी वो लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, बाध्यकारी नहीं होता है। बस एक परंपरा के रूप में भेजा जाता है कि आपके पास भी कहने को हो जाएगा कि हाँ ठीक है, हमें भी पूछा, इस तरीके से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 109 आर्टिकल याद रखिएगा। 111 में क्या है, जल्दी से बताइए। वीटो पावर है प्रेसिडेंट की। 108 याद रखा कीजिए, 109 याद रखना है, 111 याद रखना है, 114 याद रखना है, 117 याद रखना है। 108 में ज्वाइंट सेशन पढ़ते हो, 109 में अभी आपने देखा मनी बिल, 111 में वीटो पावर देखते हो प्रेसिडेंट साहब की, 114 में क्या है, एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक, है ना, विनियोग विधेयक है ना। और 117 में फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक। वित्त विधेयक और मनी बिल यानी फाइनेंस बिल और मनी बिल ये अलग अलग चीज है, ठीक है, डिफरेंस होता है, एक ही मत समझिएगा। 56 देखिए, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? शून्यकाल कितने बजे से होगा? 12 बजे से होगा। और संसद का सेशन जो है वो कितने बजे से स्टार्ट होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर ये पता हो जाएगा तो काम बन जाएगा। तो इसको ऐसे याद रख लीजिए, घड़ी में हम लोग ये वाला टाइम ही देखते हैं, है ना। इसको समझिए आप 12, ठीक है, कि 12 बज गए। तो 12 बजे के बाद जो होगा घंटा, वो होगा क्वेश्चन आवर का, ए सॉरी, हाँ, जीरो आवर का, जीरो आवर का। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये सिर्फ लोकसभा के लिए है। इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि लोकसभा में शून्यकाल का अलग टाइम है और राज्यसभा का अलग टाइम है। लोकसभा में शून्यकाल का समय है 12 बजे के बाद, यानी 12 से 1 समझ लीजिए, ठीक है, 12 से 1। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा में उल्टा है, यहाँ 11 से 12 चलता है। ठीक, कर लेंगे। 57 देखिए, यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ आपको दिख रहे हैं। तीर्थंकर हैं और निर्माण स्थल है, बताइए जल्दी से। ऋषभनाथ निर्वाण स्थल, निर्वाण प्लेस लिखा है। अस्थापद, ठीक है, नेमिनाथ, ऊर्जयंत, महावीर, पावापुरी। जबकि ये जो बासु पूज आपको दिख रहा है, बासु पूज जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। बासु पूज्य स्वामी का जो जन्म है वो चंपापुरी में है, ठीक है, चंपापुरी में ही इनका, इनको निर्माण प्राप्त हुआ था, चंपापुरी। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए ये कहाँ पे है। बाकी सभी सही मैच है, ये सही मैच है, ये सही मैच है, ये सही मैच है। बी ऑप्शन यहाँ पे गलत मैच है।
देखें 58, ये क्या है, यूएसए में प्रथम महिला, हटाइए। 59 देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोलकनाथ बाद, इसको तो बोलना ही नहीं है। 1973, ए सॉरी, केशवानंद भारती, ये 1973। आप जो बेसिक स्ट्रक्चर देखते हो ना, वो केशवानंद भारती बाद में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था। और यहाँ पे गोलकनाथ बाद भी दिया, गोलकनाथ बाद कब का है, ये 67 का है, उससे पहले आ गया था। मैं यहाँ पे 67 कर दे रहा हूँ, मिटा के फिर से लिख दे रहा हूँ, ताकि पीडीएफ भेजूंगा तो आप लोग कम से कम पढ़ सकें ठीक से। 1967, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगर समय मिले तो 24वां और 25वां बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको पूरी हिस्ट्री दिखेगी इमरजेंसी वाली। ठीक है, इमरजेंसी के दौरान संविधान में क्या क्या हेर फेर हुए, ये आपको 24वें संविधान संशोधन और 25 में से बहुत बढ़िया से समझ में आएंगे। ठीक, तो समय मिलेगा तो इसको पढ़िएगा, बहुत आपको काफी जानने को मिलेगा। ये 1971 का है, और 42वां तो फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अभी मिला लीजिएगा, आसान सा प्रश्न था ये तो। सृष्टि 2021 का प्राइस है, हटाइए। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर ईस्टर्न घाट पूछा है। ठीक है, ईस्टर्न घाट यानी ए वाला हिस्सा क्या है, स्थित सबसे बड़ी लैगून झील। लैगून का मतलब समझते हो, लैगून का मतलब होता है जो समुद्र से जुड़ी हुई झील है, उनको लैगून झील बोलता है। यानी लैंड लॉक्ड टाइप की नहीं है, एक मुंह इनका समुद्र में खुला रहता है, उनको बोलते हैं लैगून लेक। अब देखो, यहाँ पे पुलिकट भी लिखा है, चिल्का भी लिखा है, तो पुलिकट भी ईस्टर्न घाट पे है और चिल्का भी ईस्टर्न घाट पे है, ईस्टर्न साइड है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का। ठीक है, चिल्का कहाँ पे है, उड़ीसा। इमेज देखने की जरूरत नहीं है, कई बार दिखाया हूँ आपको, पता है ये समुद्र से, समुद्र में मिला हुआ है, समुद्र से एक तरफ से ये मिली हुई है। 63 देखिए, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट। अब ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करना है यार। देखो, साइंस भी बढ़िया से पढ़ लेना। बढ़िया से क्या पढ़ना है, घटना चक्र आप एक बार रिवाइज कर लीजिए ठीक से, सारे क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। सॉल्यूशन अगर अच्छे से पढ़ लेंगे घटना चक्र का ही, पूर्वालोकन का, तो काफी चीजें बन जाती हैं वहीं से। इवन स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आएंगे तो आप वहां से टैकल कर लेंगे। देखो, क्लोरोफिल में तो हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन एक है, इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, आरएनए का भी है, डीएनए का भी है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। अब चूंकि यहाँ पे एसेंशियल लिख दिया ना, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन होता ही नहीं है। अब कार्बोहाइड्रेट एक तरह का थोड़ी ना होता है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, बट यहाँ पे एसेंशियल लिखा है, तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं जिनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वैसे, कार्बन हाइड्रोजन ही तो पढ़ते हो ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बो से कार्बन समझ में आ रहा है, ये हाइड्रेट से हाइड्रोजन समझ में आ रहा। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन का भी कंपाउंड जोड़ दीजिए, ऐसे कुछ याद कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया। चलिए, 64, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। वेरी इजी, सोवरेनिटी है, डेमोक्रेटिक भी है, सेकुलर भी है। ट्रिपल एस डी आर पढ़ते हो ना, सोवरेनिटी पढ़ते हो है ना, सोवरेन पढ़ते हो, सोशलिस्ट भी पढ़ते हो, सेकुलर भी पढ़ते हो, डेमोक्रेटिक भी पढ़ते हो, और रिपब्लिक भी पढ़ते हो, यही 5 टर्म है। ट्रिपल एस क्यू टी आर, ऐसे याद किए थे जब हम पढ़ाई करते थे, छोटी सी ट्रिक। और ये क्या है, कौन सा नहीं है यहाँ पे, यूनियन सॉरी फेडरल दिख रहा है, फेडरल तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ही फेडरल नहीं, शब्द नहीं लिखा है। ठीक है, फेडरल नहीं लिखा है, यूनियन तो लिखा है। यूनियन तो आप पार्ट 1 में ही, आर्टिकल 1 में ही पढ़ लेते हो, यूनियन का मतलब संघ होता है। ठीक, फेडरल शब्द नहीं, ध्यान रखिएगा। फेडरल का और यूनियन का हिंदी मीनिंग दोनों का संघ ही है। ठीक है, संघ है, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग हो जाता है और मतलब भी अलग अलग है। फेडरल का अलग मतलब है, यूनियन का अलग मतलब है। फेडरल का जो, हाँ, जो मेन मीनिंग है ना, वो सेपरेशन ऑफ पावर से है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर, ये जो शक्तियों का पावर है, ये सॉरी शक्तियों का जो विभाजन है,
65 देखें। एक है, एक क्या है ये, अच्छा बुक है। ओके। बुक का नाम है फवायदुल फवाद। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। पहला क्वेश्चन तो इसी से तैयार कर लीजिए, पूछ लेगा क्वेश्चन। ये ऐसी पुस्तक का नाम बताइए जिसमें शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। चार किताबें बढ़िया बढ़िया सी दे देगा वो। उसको ध्यान रखिएगा, फवायदुल फवाद पहला क्वेश्चन ये हो गया। वही संकलन किसने किया था, ये दूसरा प्रश्न हो गया आपके लिए। ठीक है, ये किया था अमीर हसन सिजजी ने। ठीक है, अमीर हसन सिजजी। यही क्वेश्चन टफ हो जाते हैं हिस्ट्री के। और यहीं पे अगर आप सही कर ले गए तो बहुत ज्यादा लीड मिल जाती है आपको, है ना। लेकिन इसके साथ साथ इजी क्वेश्चन गलत ना हो। इजी क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए सभी, और कुछ क्वेश्चन जो टफ हैं उनको सही कर लिए, तो आप बहुत ज्यादा गेन कर जाते हो, है ना, बहुत ज्यादा गेन कर जाते हो। फिर आप जो बॉर्डर वाला सीन है ना, कट ऑफ बॉर्डर, उससे बहुत ऊपर रहते हो, आप सेफ रहते हो। तो कोशिश किया कीजिए कि आसान क्वेश्चन तो यार किसी भी कीमत पर गलत ना हो। ठीक है, भले ही कठिन हो जाए, आसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि कठिन तो सबसे सबको कठिन है, सबके लिए कठिन है, और सबसे गलत हो जाता है। लेकिन इजी तो सबसे गलत नहीं होंगे ना। अगर आपने इजी गलत कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम, आसान सा क्वेश्चन, 1986 पढ़ते हैं पर्यावरण से संबंधित। 1972 पढ़ लो, 1980 पढ़ लीजिए, 1986 पढ़ लीजिए, 2002 पढ़ लीजिए, यही रिकॉल करते रहते हैं हम लोग। यही है ना। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट पढ़ते हैं 1986 में। 1986 ईपी, ये जो क्वेश्चन पूछा ही है। 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 67 निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। प्रमुख कारक पढ़िए। आर्थिक विकास करना है और एक ऐसा कारक निकालना है जो आर्थिक विकास ना करे। एकमुलेशन ऑफ कैपिटल एंड रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी, तो जरूरी है भाई। चेंज इन पॉपुलेशन, फिर डिवीजन ऑफ लेबर इन स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, फिर टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। ऑप्शन तो बढ़िया है, सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा, क्या होना चाहिए। कम से कम एक ऐसा ऑप्शन तो हटा ही सकते हैं जो बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं लग रहा हो यहाँ पर। कैपिटल का तो एकोमोलेशन चाहिए यार, है ना, आर्थिक विकास के लिए। पूंजी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म चाहिए, रिफॉर्म करोगे तो जो कैपिटल है उसको सेव किया जा सकता है ना, बहुत ज्यादा खर्चे से बचा जा सकता है। क्योंकि मशीन जो है वो काफी जो कैपिटल है वो बचा लेती है ना। बहुत पैसा बचा सकती है, टेक्नोलॉजी बचा भी लेती है। जनसंख्या में परिवर्तन, ये तो आर्थिक विकास का मतलब एक मेन फैक्टर है। आर्थिक विकास के लिए मेन फैक्टर है। पॉपुलेशन जहाँ पे कम है और पॉपुलेशन जहाँ पे ज्यादा है, ऐसी कंट्रीज आपके माइंड में आ रही होंगी। और आप वहाँ का दोनों जगह का आर्थिक विकास को थोड़ा सा माइंड में आप कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पॉपुलेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। भारत का ही ले लीजिए। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से जो पॉपुलेशन के लिए स्कीम चलती हैं, जिन्हें बोलते हैं सोशल स्कीम्स। और चूंकि हमारी कंट्री कैसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोक कल्याणकारी कंट्री है, तो ऐसी कंट्रीज में इन सब स्कीम्स पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है ना। बहुत ज्यादा स्पेंड होता है गवर्नमेंट का। तो उन चीजों से बचा जा सकता है। अगर पॉपुलेशन जहाँ पे कम होगी तो इन स्कीम्स पे पैसा नहीं खर्च होगा ना, फिर बाकी चीजों पर होगा, आर्थिक विकास बूम कर जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का भी एक फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, आर्थिक विकास करोगे कैसे, लेबर नहीं चाहिए क्या। लेबर भी चाहिए, स्किल्ड लेबर भी चाहिए, सेमी स्किल्ड लेबर भी चाहिए, हर तरीके का लेबर चाहिए। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन तो समझ में आ रहा है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे लिखा है टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स को कुछ देर के लिए आप हटा सकते हैं कि इनका बहुत ज्यादा काम नहीं। ठीक है, ये आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा, ठीक है, इनका रोल कुछ है, लेकिन एक मेन फैक्टर की तरह इनको नहीं ट्रीट किया जा सकता। और टेक्नोक्रेट्स यहाँ पे लिखा है, तो बड़ी फैक्टर जो है वो ये समझ में आ रहा है, मेजर फैक्टर। डी ऑप्शन जो है इनका कुछ हद तक योगदान हो सकता है, बट ये मेजर फैक्टर के अंतर्गत इनको नहीं ट्रीट किया जा सकता। तो बेस्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए 68 देखिए।
ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, रिंगलमैन स्केल के बारे में पूछा है। रिंगलमैन स्केल जो होता है ये किसके इसकी डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। आपको ध्यान रखना है स्मोक, ठीक है, स्मोक यानी धुआं। ये ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। 69, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकॉम सत्याग्रह जो था, इसके बारे में एक चीज तो जानते हैं कि महात्मा गांधी साहब खुद गए थे, है ना, भाग लेने के लिए। केरल की बात है, केरल की बात है, 1924-25 की बात है। ये दो फैक्ट याद रखिएगा। और ये जो सत्याग्रह था ये जातिगत भेदभाव के विरुद्ध था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था या फिर अनटचेबिलिटी था, इसके अगेंस्ट में था। पहली बात सही है, दूसरी बात भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 70 में पूछा है, फ्रूट्स जो स्टोर करते हैं हम लोग कोल्ड चैम्बर में, तो ये जो दीर्घ भंडारण जीवन देता है किस वजह से देता है? सिंपल सा, यहाँ पे आंसर है इसका, रेस्पिरेशन रेट जो है, श्वसन दर जो है ये घट जाती है। टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा लो कर दोगे, है ना, तो रेस्पिरेशन ये बहुत तेजी से घटेगा, और रेस्पिरेशन जब डाउन हो जाता है, श्वसन दर कम हो जाएगी, तो उसकी फिर लाइफ बढ़ जाएगी। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाता है। 71 में पूछा है, सामाजिक विकास की तीन अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? देखो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वो 8-10 पन्ने जो है परीक्षा वाणी के, नगरीकरण और सामाजिक विकास पे, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखो हर पेपर में पूछे जा रहा है। तो कम से कम दो चार क्वेश्चन अगर फंस जाएगा तो आपका बेनिफिट ही हो जाएगा। यहाँ पे ये इन्होंने थ्योरी जो बताई थी ये थी अगस्त कॉम्टे के द्वारा, सामाजिक विकास की तीन अवस्थाओं का सिद्धांत अगस्त कॉम्टे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। इनकी किताब थी, इनकी किताब का नाम इनका याद रखना है, हो सकता है किताब ही पूछ ले इस बार, एक क्वेश्चन ना इनकी किताब ही पूछ ली, द कोर्स एंड पॉजिटिव फिलोसफी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। ठीक है, ये भी इन्हीं की किताब थी, इस किताब को याद रखना है। 71 का डी ऑप्शन सही है। 72, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? आसान सा क्वेश्चन है, जीरो चार्ज किस पे होता है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉनो है ना, न्यूट्रिनो। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लाइक इलेक्ट्रॉन रहता है बट चार्ज नहीं रहता है, इनका मास भी बहुत कम होता है, ठीक है, मास भी बहुत कम होता है। 73, ये करंट का है, हटा दीजिए। 74, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, कौन सा आ रहा है आपको बताइए? टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान आ रहा है? ये तो आ रहा होगा यार, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, काफरी, है ना, काफरी के नाम से फेमस है। उससे आसान भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल वाला, ये तो सही मैच है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मत समझ लेना इसको, ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट का है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। और सिर्फ वन की बात होती है तो वो देहरादून हो जाता है, ठीक है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये झांसी में है, ये बांदा में नहीं है, झांसी में है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है ना, यूपी स्पेशल का है। बाकी चीजें देख लीजिए, इसको झांसी को आप कनेक्ट कीजिए नैरोबी से। केंद्रीय स्तर का है झांसी में और अंतरराष्ट्रीय स्तर का है नैरोबी में, कीनिया में। ठीक, पहला ऑप्शन सही मैच है, मैं यहाँ पे टिक सही कर दे रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा डी ऑप्शन भी सही है। गलत कौन है? गलत है सी ऑप्शन। ठीक। 75, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? अब देखो ये किसने लिखी ये तो जानते थे, लेकिन ईयर पूछ लिया। लिखा किसने है? दादा भाई नेहरू ने, दादा भाई नेहरू ने। अब इतना तक तो ठीक था, लेकिन ईयर पूछ लिया तो आसान सा क्वेश्चन भी कठिन हो गया। ये 1901 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 1901 याद रखिएगा। और मान लो अगला क्वेश्चन जो रहे आपसे और इसी किताब पर रहे और पूछ ले कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो कहाँ से पब्लिश की गई थी, तो ये भी ध्यान रखना, लंदन से, ठीक है, लंदन से 1901। 76 देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? फाइनेंस कमीशन, ठीक है। बॉडी कैसी है? संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
इस आर्टिकल में 280 में, 280 में है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहले जो अध्यक्ष थे ये थे केसी नियोगी साहब। ये ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। 77 देखें, हीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? बहुत आसान है, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस के कारण ही होता है। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? सूर सरोवर यूपी की है, समसपुर भी यूपी की है, सरसई भी यूपी की है। ये जो डी ऑप्शन में लिखा है सुरिनसर मानसर झील, ये कहाँ पे है? इसको भी कुछ दिन पहले करंट में पढ़े थे अगर याद आ रहा हो तो। ये जम्मू कश्मीर की। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बढ़िया दिए हैं वैसे, है ना, मिलता जुलता लग रहा है, सूर समसपुर सरसई, सब साथ से लिख दिए हैं। जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे चले, सूर सरोवर कहाँ पे बताइए? सूर सरोवर आगरा में है। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, कीथम झील किसको बोलता है? कीथम झील, ये कमेंट करके बताइएगा, ठीक। समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे? ये मैनपुरी में है, और सरसई इटावा में। समसपुर मैनपुरी में है, और सरसई जो है इटावा में। ठीक। चलिए 79, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, एल वोइली, डी ऑप्शन। स्मोकिंग तो नहीं करते हो भैया? सिगरेट तो नहीं पीते हो? ये एल वोइली जो है ना, ऐसे छोटे छोटे से गोले होते हैं, बॉल्स होती हैं, ठीक है, बॉल्स अंदर खाली रहते हैं, मतलब हॉलो रहते हैं। स्मोकिंग करते होगे तो इन्हीं का साइज बिल्कुल छोटा छोटा सा हो जाता है, चुचुक जाते हैं। ठीक है, चुचुक जाते हैं, तो सिगरेट विगरेट ना पिया करो। 79 का हो गया डी। देखिए 80वां देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? ये कह रहे हैं कि रूरल कम्युनिटी का एलिमेंट कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन पढ़िए, और चार ऑप्शन में आपको लगेगा कि हाँ चारों ही सही है। पहली बात है हम की भावना, ये बिल्कुल ठीक है। टेरिटरी तो रहती ही है एक, भले ही छोटी ही रहे लेकिन टेरिटरी तो है ही। बी ऑप्शन है कल्चरल डाइवर्सिटी, और चौथा ऑप्शन है आत्मनिर्भरता। आप बी ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी लिखी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रूरल कम्युनिटी जो है ना, रूरल कम्युनिटी एक छोटा सा क्षेत्र होता है, एक छोटा सा क्षेत्र होता है। यहाँ पे आपको ये डाइवर्सिटी नहीं देखेगी, है ना, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर होता है वो नॉर्मली क्या देखा जाता है, होमोजीनियस रहता है। होमोजीनियस रहेगा, डाइवर्स नहीं रहेगा। ठीक है, डाइवर्स नहीं रहेगा। अब चूंकि सोशल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि मोबिलिटी कम रहती है, और अलग अलग जो कल्चरल बैकग्राउंड से होते हैं लोग, उनके बीच में इंटरेक्शन कम होता है। क्योंकि ज्यादातर क्या है कि गांव के लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो रहती हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं, है ना। इसलिए बोला जा रहा है कि वहाँ का जो कल्चर है वो होमोजीनियस रहता है, डाइवर्स नहीं रहता है। ठीक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया पूछा था इन्होंने। 81 देखिए, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? ये टापा कपड़ा क्या होता है, इसको तो पहले देखना पड़ेगा। ये मॉरिसी जो आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है। ये सहतूत की प्रजाति होती है, सॉरी सहतूत, सहतूत की प्रजाति होती है। बी ऑप्शन राइट है। इस कपड़े को देख लीजिए पहले, ताकि समझ में आ जाए क्या चीज है। ये चीज देखिए, ये है टाटा क्लॉथ। ठीक है, आइए वापस आ जाइए। यहाँ पे कहाँ पहुंच गए हम लोग? बी ऑप्शन ठीक है ना यहाँ पे। 82 देखिए, 82 में पूछा है ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति, ये पोर्टफोलियो सिस्टम पूछ रहे हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम कौन लाया था? 1858 के बाद कौन आया? पहला वाइसरॉय बताइए, फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? फर्स्ट वाइसरॉय कैनिंग थे ना, लॉर्ड कैनिंग। तो ये जो पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो की जो व्यवस्था थी ना, वो इसी ने की थी, कैनिंग ने। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, 1861 में ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 83 देखिए, कथन में लिखा है इकोसिस्टम जो है
इकोसिस्टम के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये हो ही नहीं सकता इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हमेशा बना रहता है। ठीक है, इंटरेक्शन हमेशा बना रहता है, तभी वो एक्टिव रहता है, वो इकोसिस्टम एक्टिव रहता है। नहीं तो वो कोलैप्स कर जाएगा। अगर इंटरेक्शन खत्म हो गया तो कोलैप्स कर जाएगा इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये बात गलत लिखी है इन्होंने। चौथा है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। ये बात ठीक है, कारण सही है यहाँ पे, कारण ठीक है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इकोसिस्टम में जो आप लोगों ने इंटरेक्शन पढ़े हैं तरह अलग अलग तरीके के, आपने सिम्बायोटिक रिलेशन पढ़ा होगा, आपने कंपटीशन पढ़ा होगा, है ना। इसके अलावा बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। किसी किसी इंटरेक्शन में दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, किसी इंटरेक्शन में एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है ना। किसी में दोनों को नुकसान होता है, किसी में एक पहले को नुकसान दूसरे को फायदा होता है। तो ये तमाम तरीके के इंटरेक्शन होते हैं, तो इंटरेक्शन हमेशा बना रहता है। ठीक है, सर्वाइवल के लिए इंटरेक्शन तो जरूरी है इकोसिस्टम में। अब आप पॉन्ड इकोसिस्टम भी ले लीजिए, अगर आप एक पॉन्ड ले लीजिए, इसमें मछली हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी हैं, इसी में मेंढक भी बैठा हुआ है ना, इसी में सांप भी होगा, स्नेक भी होगा। तो फ्रॉग क्या करेगा? अगर मान लीजिए फ्रॉग ही मर गया, तो ये फ्रॉग का कोई इंटरेक्शन नहीं है। फ्रॉग का इंटरेक्शन नहीं है का मतलब है फ्रॉग है ही नहीं। फ्रॉग मान लो मर गया यहाँ से, तो यहाँ के जो कीड़े मकोड़े होंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी ना। और कुछ फिश ऐसी नहीं होंगी जो बड़े साइज की रहेंगी, वो फ्रॉग को खाती होंगी। तो इंटरेक्शन तो देखो हमेशा बना ही रहेगा। और एक स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज किसी भी स्पीसीज का अगर यहाँ पे इकोसिस्टम में लॉस हो रहा है, तो उसका अफेक्ट बाकी स्पीसीज पर भी देखने को मिलता है। ये कर ले जाएंगे ना। 84 देखिए, ये पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको हटा दीजिए। 85 देखा। हुंड्रू प्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है, चचाई इंपॉर्टेंट है, ये बीहड़ नदी पर है। धुआंधार नर्मदा पर हम लोग पढ़ते हैं। बूढ़ा घाघ, बहुत इंपॉर्टेंट, बूढ़ा घाघ प्रपात ये झारखंड में है। ठीक है, ये पहले याद रखिए, झारखंड। ये क्वेश्चन क्यों पूछा है? बूढ़ा घाट ठीक है तो फेमस, लेकिन आपने एक नेशनल पार्क पढ़ा होगा, पलामू, पलामू नेशनल पार्क। ये इसी नेशनल पार्क के अंदर है बूढ़ा घाघ वाटरफॉल। ठीक है, और पलामू कहाँ पे है? झारखंड में। ये कांची नदी पे नहीं है, उस नदी का नाम है बुरहा। ठीक है, BURHA। कांची नदी नहीं है, बुरहा रिवर है। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत मैच है। 86 देखें, 86 में सिरका में उपस्थित अम्ल। सिरके में क्या रहता है? एसिटिक एसिड होता है, सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट होता है। आमाशय रस में उपस्थित अम्ल जो है HCl होता है। यही होता है ना भाई। और दूध का खट्टा होना ये तो नाइट्रिक एसिड से थोड़ी ना हो जाएगा। इसके लिए क्या कौन सा एसिड पढ़ते हो? ये गलत हो जाएगा। दूध में एक शुगर भी होती है, उस शुगर का नाम बताइए जल्दी से। और खट्टापन किस एसिड से आता है ये भी कमेंट करके बताइए। कमेंट क्या करोगे? आसान ही है, लैक्टिक अम्ल पढ़ते हो ना। खट्टापन लैक्टिक एसिड से होती है, और जो शुगर होता है उसका नाम है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। गलत पूछा ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको फटाक से कर दीजिए। कुछ माउंटेन्स हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स कंट्री। माउंट रेनर, ये USA का है। ठीक है, ये USA का है। माउंट एटना बहुत आसान है, इटली का है। माउंट पेरिकुटिन बताइए फटाक से। माउंट पेरिकुटिन, आसान सा क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। दिमाग पर जोर डालिए थोड़ा। पेरिकुटिन मैक्सिको का है। ठीक है, मैक्सिको का। और माउंट एपो ये फिलीपींस का। वीडियो को पॉज कीजिए, और ये जो दो कठिन है ना, COD कठिन है, बाकी दो तो आसान है, इनको सीख लीजिए पॉज करके। 88 देखिए, LPG का मुख्य अवयव, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको मैंने कल CNG का भी बताया था, बायोगैस का भी बताया था, है ना। अब यहाँ पे LPG का पूछ लिया। LPG का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहता है? ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये कमेंट करके बताइए, CNG में कौन सी मेजर गैस होती है और बायोगैस में कौन सी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? भारतीय गंगा नदी बेसिन का, देखो कितनी लोकल रिवर ये पूछे हैं, लेकिन एक नदी है जो सुनी सुनी है, जोंक नदी। अगर इसी के बारे में पता होता तो प्रश्न बन जाता। जोंक नदी है महानदी की सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी है
महानदी, नदी की। ठीक है, तो ये फिर गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं होगा ना। महानदी बेसिन का हिस्सा होगा। डी ऑप्शन ठीक है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, यूनिट पूछ लिया, मिलीग्राम पर डीएल, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में मेजर किया जाता है। ठीक है, 91 हटा दीजिए, 92 आइए। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। अब जिन्होंने मैपिंग नहीं पढ़ा होगा ठीक से उनको ये बहुत कठिन क्वेश्चन लगेगा, और जिन्होंने मैपिंग पढ़ी है उनको ये क्वेश्चन उसी तरीके का है जैसे माउंट रॉकी कहाँ पे है ना, या फिर ये जो ग्रासलैंड्स पढ़ते हो साउथ अमेरिका में बहुत सारे, पंपास वगैरह पढ़ते हो, और ये साउथ अफ्रीका में पढ़ते हो है ना, डाउन्स पढ़ते हो। अब डाउन्स कहाँ का है, जल्दी से बताइए, डाउन्स कहाँ का है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हो ना ग्रासलैंड्स वगैरह। उसी तरीके का ये आसान क्वेश्चन है। ये जापान के ग्रासलैंड्स हैं, मैदान है। ठीक है, ग्रासलैंड्स नहीं प्लेन्स हैं, मैदान है, याद रखिएगा। चलिए, 93। अगर कोशिश कीजिएगा समय मिले तो मैप पे देख लीजिएगा, मुझे मैप का समय अभी तो रिकॉर्ड करने में ही मेरी अभी हालत खराब है ना, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया वीडियो को अभी रिकॉर्ड होते होते। अब पूरा रिकॉर्ड होगा फिर उसके बाद इमेजेस लगाना, फिर सेव करना वीडियो, बहुत टाइम के लिए होता है। एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में बिलीव मी 5 से 6 घंटे चाहिए होता है। ठीक है, ये जो आपको 1.5 घंटे में मिल जा रहा है, इसके पीछे 6 घंटा 6.5 घंटे का टाइम लगता है। चलिए, 93 देखिए। इसलिए फिर तोड़ तोड़ के बनाता हूँ वीडियो, 40 रिकॉर्ड कर लिए, फिर 20 कर लिए, फिर ऑफिस से शाम को आया तो कर लिए, सुबह जल्दी उठ गया तो कर लिए, ये सब चीजें ऐसे चलता रहता है। तो एक साथ टाइम नहीं मिल पाता, वो फिर वीकेंड पे मिल जाता है। वीकेंड पे वो आंसर चेक वगैरह करते हैं आप लोगों के, वो आर ओ मेंस वाला जो पेड ग्रुप चल रहा, तो उसमें भी थोड़ा देखना पड़ता है। जाम जॉब का है ना। खैर चलिए, ये हटाइए, ये भी हटाइए। 95। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था। आसान क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स। हम लोग पढ़ते हैं। ईयर और साथ में जान लीजिए, ईयर बताइए जल्दी से, ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है ना। ईयर बता दीजिए जल्दी, ईयर है 1784। ठीक है, 1784। 96। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में बताइए। पहला स्टेटमेंट है, इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। मैंने आपको बहुत बार समझाया है नेट जीरो का मतलब। जो करंट अफेयर्स देखते हैं वो अच्छे से जान रहे होंगे कि नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि आप कार्बन एमिशन जीरो कर दोगे अपना। कार्बन एमिशन कैसे कम होगा जीरो, उसके लिए पूरे थर्मल पावर प्लांट जो है वो बंद कर दोगे क्या, बिजली कहाँ से बनाओगे। अभी भी 49% समथिंग का है ना कंट्रीब्यूशन, हिस्सेदारी थर्मल पावर प्लांट की। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, 50+ हो गया है, लेकिन ये भी तो 50 ही है लगभग। ये कहाँ से खत्म कर दोगे। नेट जीरो का मतलब ये होता है कि आप ह्यूमन एक्टिविटी से अर्थ पर जितना भी आप कार्बन एमिशन कर रहे हैं, तो ईश्वर ने या फिर जो भी एक हिडन पावर है ना, हिडन शक्ति है जो भी है, ईश्वर ने इस प्लानेट को भी एक शक्ति दी है। जैसे लीवर को दी है ना आपके, कि आपका लीवर अगर डैमेज हो जाता है तो उसके अंदर खुद से रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, वो फिर से खुद ब खुद सही हो जाता है। उसी तरीके से अर्थ के अंदर, हर प्लानेट के अंदर कुछ ना कुछ पावर्स हैं। ठीक है, ये भी एक पावर है। किस तरह की पावर, कि जितना भी कंटामिनेशन है यहाँ पे, पृथ्वी उसको खुद ब खुद रिमूव करती है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, खुद ब खुद रिमूव कर लेती है। आप मान लीजिए 100 यूनिट कार्बन पुट कर रहे हो पृथ्वी के वातावरण में, तो पृथ्वी की जो कैपेसिटी है, इनर कैपेसिटी, अगर 100 यूनिट कर ले जा रही है वो, तब इसको कहते हैं नेट जीरो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी की कैपेसिटी 100 यूनिट कंटामिनेशन की ही रिमूवल की कैपेसिटी है, और आप यहाँ पे 500 यूनिट डाल दे रहे हो वातावरण में, तो 400 तो फिर भी रह जाएगा ना उसके वातावरण में। तो यहाँ पे फिर नेट जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेट जीरो का मतलब है कि जितना आप इनपुट दे रहे हैं, पृथ्वी की तरफ से आउटपुट भी उतना ही होना चाहिए। क्लियर है भैया। ये होता है नेट जीरो का मतलब, कार्बन शून्य नहीं होता है। बैलेंस वाली बात है, यहाँ पे बैलेंस कर दिया ना, जितना इन कर रहा है उतना ही आउट हो जा रहा है, तो ये बैलेंस हो गया।
तो जितना प्लस था उतना नेगेटिव कर दिया पृथ्वी ने, तो बैलेंस आउट हो गया। रिजल्टेंट क्या मिला? जीरो मिला ना। तो ये वाला जीरो है यहाँ पे नेट जीरो में कॉन्सेप्ट। कार्बन एमिशन को शून्य कर देना कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। और हमारा भारत का लक्ष्य कितना है नेट जीरो का? 2070 है। यहाँ पे एग्जाम्पल 2050 को लेके लिखे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। एक सेकेंड। हमारा टारगेट कितना है? 2070 नेट जीरो का। 2050 वैसे किसका है? भूटान का है। ठीक है। भूटान का है। चाइना का अगर बात करें, चाइना का है 2060। दूसरी बात यहाँ पे सही लिखी है उन्होंने, दूसरी बात देख लीजिए। दूसरी बात लिखी है, इसका अभिप्राय अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। दूसरी बात सही लिखी है, जो मैंने समझाया आसान भाषा में वो यही लिखा है। ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 97 देखिए। भारत में मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ये कहाँ से पढ़ लिया आपने? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पढ़े हो, CR, आर्टिकल 74 75 अच्छे से पढ़ा कीजिए, इसलिए बार बार बोलता हूँ। ठीक है। 74 75 पढ़ लेंगे तो आपको एक एक शब्द याद आएगा, क्या सही है क्या गलत है। मैं हमेशा आपको रिकॉल कराता हूँ, 75(3) में लिखी है ये बात कि जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, केवल लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा नहीं यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। इसलिए कठिन ये सॉरी इसलिए गलत गलत हो गया। अब इतना समय नहीं है, नहीं तो मैं बढ़िया से समझाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति ही जिम्मेदार क्यों है, राज्यसभा क्यों नहीं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर वहां पे देख लेंगे, नहीं तो यहाँ पे टाइम निकल जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। आपको ये भी मैंने सिखाया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मंत्री होते हैं, बड़के बड़के लोग जिनके पास मंत्रालय होते हैं, असली सरकार तो यही होती है ना, रियल गवर्नमेंट यही होती है। ठीक है। असल सरकार इसी को बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, क्योंकि सभी के पास मंत्रालय है। यहाँ पे जो मंत्री बैठे हैं मंत्रालय है। बाकी जो सांसद संसद में बैठे हैं, सभी सांसद के पास मंत्रालय थोड़ी ना है। ठीक है। तो असली सरकार यही है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मेंबर हैं वो लोकसभा से भी आ जाते हैं, राज्यसभा से भी आ जाते हैं। ज्यादातर वैसे लोकसभा के ही रहते हैं, लेकिन राज्यसभा के भी हो सकते हैं। ठीक। तो दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने सही लिखी है, कारण सही है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 98 हटाइए। 99 देख लीजिए। राज्य लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315 पे आ जाइए। यहीं पे आपको UPSC मिलेगा, यहीं पे आपको स्टेट के PSC भी मिलेंगे। पूछा क्या है क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको जानना है, यहाँ पे ये चाहिए। राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसको हटाना बहुत टेढ़ी खीर है। अपॉइंटमेंट तो राज्यपाल कर देते हैं, ठीक है, नियुक्ति तो राज्यपाल कर देते हैं, लेकिन रिमूवल जो है ना, रिमूवल ये प्रेसिडेंट साहब करेंगे। ठीक है। ये प्रेसिडेंट साहब करता है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? उच्चतम न्यायालय की जांच सॉरी स्टेटमेंट क्या है? उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। देखो यहाँ पे राज्यपाल दिख रहा ना, दो ऑप्शन में, दोनों को काट दो, तीनों में राज्यपाल दिख रहा। वो इसलिए वो यही जानना ही चाह रहा था आपसे, यही पॉइंट वो जानना चाह रहा था। आपको स्टेट PSC समझ में आता है, राज्य का है, तो राज्य का खेल जो है वो राज्यपाल खेल लेंगे, नियुक्ति भी खेल लेंगे और रिमूवल भी खेल लेंगे, है ना। बट ऐसा नहीं है, रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट करता है। तो सी बात यहाँ पे सही लिखा है। तो देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? अब PDF याद आ रही है ना करंट अफेयर्स की, इसलिए उनको मैं लर्निंग PDF बोलता हूँ, कि आपको GS भी साथ में सिखा डालेंगे वो सारी PDF। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? सोचिए थोड़ा। हाथ से बना के देता हूँ आपको मैप, ताकि सारी चीजें क्लियर रहे। सीरिया को देख लीजिए, टर्की को देख लीजिए, यहीं पे आपको डार्डनल्स की मैंने आपको जल संधि पढ़ाई है, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस भी पढ़ाई है, सी ऑफ मारमारा भी पढ़ाया है। मैं चैनल बता दूं, एजियन सागर याद आ रहा है? मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूँ अभी। एजियन सागर याद आ रहा है? एजियन सागर से घुसने के लिए पतला सा चैनल है। ठीक है। इसी पतले से चैनल को बोलते हैं स्टेट ऑफ डार्डनल्स। डार्डनल्स। पतले चैनल के बाद जब घुस जाओगे पतले चैनल में, तो बड़ा सा वाटर बॉडी मिलेगी। ये वाटर बॉडी है सी ऑफ मारमारा। सी ऑफ
मार मारा, यही था। फिर इससे इसको क्रॉस करोगे तो फिर एक पतला सा चैनल है, वाटर वाटर पैसेज है, वाटर चैनल है। इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ बॉस्फोरस। स्टेट ऑफ बॉस्फोरस। जब इसको भी क्रॉस कर लोगे तो फिर से एक बड़ी बॉडी आ जाएगी, यही है ब्लैक सागर आपका। ये है ब्लैक सी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सी ऑफ मारमारा जो है, सी ऑफ डार्डेनल्स भी है। मैं आपको पीडीएफ में सब बताया था। मैं कहूँ तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपका रिवाइज बढ़िया से हो जाएगा। मुझे ग्रुप पे जाना पड़ेगा, करंट अफेयर्स के पेड ग्रुप पे। और शायद इसी पीडीएफ में ही कवर कराया था क्या, जो सबसे लेटेस्ट आपको दी गई है। अच्छा, ये तो मैं साइड में था ही, देख ले रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा आप लोगों का। हाँ देखो, ये देखिए, यही पढ़ाया था ना, इसको देखिए थोड़ा। ये आपको गैलीपोली प्रायद्वीप भी पढ़ाया था, ये स्टेट ऑफ डार्डेनल्स भी पढ़ाया था। ये स्टेट ऑफ डार्ड सॉरी, कलर चेंज कर लो थोड़ा, ठीक हो जाएगा। ये स्टेट ऑफ डार्डेनल्स है, ये एजियन सागर है, फिर स्टेट ऑफ डार्डेनल्स है, फिर सी ऑफ मारामारा में आ जाते हो। फिर घुसते हुए यहाँ से ये फिर स्टेट ऑफ बॉस्फोरस है, ब्लैक सागर है। ये टर्की आपको दिख रहा है, ये पूरा टर्की यहाँ पे दिख रहा है, ब्लैक सागर से टच कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। यही था। अब वापस आ जाइए। तो टर्की तो है, टर्की को तो नहीं हटाओगे। अब सीरिया को थोड़ा सा सोचिए, सीरिया कहाँ पे है। और जॉर्जिया को सोचिए। तो आपको प्रॉपर मैप मुझे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो हो नहीं पाएगा ये क्वेश्चन। आप लोग देख लोगे तो हमारा समय बच जाएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। आप सीरिया को देखोगे तो सीरिया को आप ब्लैक सागर के पास नहीं पाओगे, ठीक है। बाकी तीन कंट्रीज हैं, सीरिया यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हाँ, सीरिया से मेडिटेरियन सी जरूर टच करता है, ठीक है। 101 देखिए, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। विलियम हॉकिंस आए, 1808 में सूरत पहुंचा था। 1808 नहीं, 1608, ये सूरत पहुंचा था ना। और इसके बाद फिर 1609 में ये मुगल शासक जहांगीर जो थे, आगरा पहुंच गया। राल फिच जो हैं, ये आते हैं 1583 में। 1583 में ये गोवा से एंट्री करते हैं, ठीक है। और थॉमस रो और निकोलस, ये जो डाउनटन लिखा है, सर थॉमस रो को देखिए। थॉमस रो को आपको याद आ रहा होगा, जहांगीर के दरबार में। ये भी जहांगीर के दरबार में आया था, विलियम हॉकिंस भी आया था, ठीक है। 1615 में, 1615 में। और ये जो है निकोलस डाउनटन, इसका टाइम तो बड़ा डिस्प्यूटेड जैसा है। डिस्प्यूटेड नहीं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व करने में हम लोग की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि मैच कर गया ना, 2 ईयर सेम हो गए। तो हो सकता है बाकी ऑप्शन से काम बन जाए हम लोगों का। सबसे पुराना तो रॉल्फ पेच हो गया, तो सबसे पहले तो सेकंड आ जाएगा। एक ही ऑप्शन में है, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर लेना और सीख लेना। ये देखिए, पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन सेविंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस बात में सच्चाई नजर आ रही है। बिल्कुल सच्चाई है। सेविंग से पूंजी का निर्माण तो होता ही है। अभी नौकरी में जाओगे, धीरे धीरे सेव करोगे, एनपीएस में जमा होता रहेगा पैसा। तो जब रिटायरमेंट होगा तो एक बड़ी सी कैपिटल फॉर्म हो जाएगी आपकी। तो रोल तो है ही बहुत बड़ा। आप नहीं कर पाओगे तो एनपीएस, एनपीएस में अपने आप कट रहा है ना। अपने आप कौन काट रहा है, कोई कंपनी काट रही है ना। तो कौन सी कंपनी, यही वित्तीय संस्थान तो हुआ वो, वित्तीय संस्थान। बात तो बिल्कुल परफेक्ट लिखी है। दूसरी बात है, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। इन्वेस्टमेंट इज द एसेंशियल फैक्टर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं थी। इसको जल्दी से मिला मिला दीजिए। स्टैटिक क्वेश्चन है, सिमलीपाल उड़ीसा का, मिला दीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा, वहां पे ऑप्शन उत्तराखंड की जगह उत्तर प्रदेश लिख दिया था बस, है ना। यहाँ पे सही दिया था, गलत टाइप कर दिया होगा। नंदा देवी, ए सॉरी पंचमढ़ी तो ए, पंचमढ़ी, नंदा देवी को उत्तर प्रदेश लिख दिया था 2023 के पेपर में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का है, और ये नौकरी जो है मेघालय का है। हो जाएगा ये तो। चलिए, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। अंबिका चक्रवर्ती, ठीक है। अंबिका चक्रवर्ती।
इंडोनेशिया की द्वीप समूह में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत आसान है। पहले तो जो फेमस है उनको देख लीजिए। जावा और सुमात्रा तो देखते हो ना, ये सबसे बड़े जो हैं, इनको तो देख ही लो। इनमें तो सीक्वेंस आना ही चाहिए यार। और पश्चिम से पूरब पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा सा मिलेगा आपको सुमात्रा, फिर मिलेगा जावा। जावा स्ट्रेट भी आप पढ़ते हो। पहले है सुमात्रा, फिर है जावा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है। दूसरा और तीसरा सही है, चौथा भी गलत हो गया। सुमात्रा के बाद ही जावा आएगा। तो सुमात्रा है, जावा है, बाली है और लॉम्बोक है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, गूगल कर लीजिए, इंडोनेशिया लिख दीजिए, आपको मैप दिख जाएगा, सारे आइलैंड दिख जाएंगे। मेरे पास थोड़ी समय की कमी है, बस इसी वजह से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं तो मैं खुद ही मैप दिखाता था। जहाँ पे पॉसिबल है वहां पे मैं दिखा दे रहा हूँ, मतलब जहाँ पे कुछ डाउनलोड कर ली थी पहले। ऑफिस टाइम में थोड़ा बहुत कर लेता हूँ यही सब काम। बट यहाँ पे रिकॉर्डिंग के टाइम पे एक साथ दिखाना मुश्किल हो जाएगा। 106 देखिए, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। चिल्का झील तो अभी पढ़ा था आपने, लेगून लेक है। लेगून लेक है तो समुद्र का पानी इसके अंदर घुसता होगा, तो ये भी तो खारी होगी, है ना। और जो बंद होंगी, जो लैंड लॉक्ड होंगी झीलें, उनका पानी थोड़ा कम खारा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सामर झील तो नहीं लगा दोगे? अब चूंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा कि लेगून लेक बताना है आपको, या फिर जिसे बोलते हैं अंतर्देशीय झील, मतलब जो लॉक्ड रहती है वो वाली झील बताना है, तो इसमें तो ये आंसर फिर डिस्प्यूटेड हो सकता है। तो आंसर चिल्का भी हो सकता है और सामर भी हो सकता है। 107 देखिए, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? फैक्चुअल क्वेश्चन। मद्रास हो जाएगा आंसर। ठीक है। मद्रास करेक्ट आंसर है, 1688 में स्थापना हुई थी मद्रास में। कलकत्ता बॉम्बे में भी फिर हुआ था, लेकिन बहुत बाद में, 1826 में। मद्रास में पहले हो गया था। ये हटा दीजिए। नोबेल प्राइज 2021 का पूछा है। बीएसई में कितनी ये जो ब्लू चिप कंपनियां हैं लिस्टेड रहती हैं, बताइए। 30 होती हैं, ठीक है। जैसे निफ्टी 50 पढ़ते हो ना, निफ्टी 50, तो यहाँ पे 50 है। ठीक। चलिए, दो सेंसेक्स है हमारे, एक निफ्टी है, एक सेंसेक्स है। निफ्टी को एनएसई मैनेज करता है, सेंसेक्स को बीएसई मैनेज करता है। यहाँ पे सेंसेक्स बीएसई लिख रहा है ना, तो बीएसई में 30 कंपनीज लिस्टेड हैं और एनएसई में, निफ्टी में 50। हो जाएगा। चलिए, 110वां देखिए, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। ये बात ठीक है। अभी के कौन है? अभी के तो सॉरी, ज्ञानेश कुमार है ना। ज्ञानेश कुमार। इनकी बिटिया डीएम है, और शायद ग्रेटर नोएडा की है क्या? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपी से है ना। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो ये प्रथम पूछ लिया, एक महिला में प्रथम पूछ लिया, और दोनों ही सही है। ठीक है। सुकुमार सेन तो पढ़ के रखे हो, इनको भी साथ में जाने रखिए कि महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था। रमा देवी थी। दोनों बातें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। 111, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? बताइए। बहुत आसान है, हापुड़ हो जाएगा। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? ये भी आसान सा क्वेश्चन है, क्रिस्टियन बर्नार्ड। इनकी अभी याद नहीं आ रहा टाइम, लेकिन निधन हो गया इनका, है ना, इनका निधन हो गया। मिकोंग रिवर के बारे में बताइए। मिकोंग का उद्गम जो है वो तिब्बत के पठार से होता है। बिल्कुल करेक्ट है। और मेकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। अब यहाँ से देखो, फिर से मैपिंग का क्वेश्चन है। ये फिर से मैपिंग का क्वेश्चन है। जो प्लेलिस्ट पे पड़ा है ना, 80-90 क्वेश्चन की मैपिंग है पूरी। मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस के नाम से होगा। आप इसको देख लीजिए, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ेंगे, तय है ये। 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन में कराए हैं बहुत अच्छे से, हर एक चीज आपको दिखाया हूँ। आपका ये समझ लीजिए कि मैप को देखने में बहुत टाइम केल होता है, वो सब बच जाएगा। तो मैकोंग का जो डेल्टा है वो दक्षिण कंबोडिया में स्थित नहीं है, ये वियतनाम में स्थित है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम वियतनाम।
बिना मैपिंग के कैसे समझ में आएगा क्वेश्चन, बताइए आप। वो तो देखना ही पड़ेगा ना, तब तो समझ में आएगा डायरेक्शन क्या है रिवर की। ऊपर से फ्लो कर रही है, साउथ की साइड आ रही है, साउथ की साइड कहाँ पे आ रही है, ये मैपिंग से क्लियर होगा। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? नॉर्मल विजन के लिए बोल रहे हैं। विटामिन ए पढ़ते हो? विटामिन ए, विटामिन ए का नाम ही तो है रेटिनॉल। ठीक है। 115। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। ये बात किसने कही थी? अपने पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था ये बात। 116 हटा दीजिए, 115 इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। 117 देखिए, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, सिंथेसिस कर लेता है। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? यही तो आपसे जानना चाह रहा है कि किस विटामिन का संश्लेषण ह्यूमन बॉडी नहीं कर पाती है। और किसका नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे बोलना चाहिए अधिकांश का। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित हो ही नहीं पाता है। ठीक है। तभी तो खाना खाना पड़ता है, खाने से लेना पड़ता है विटामिन। यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये बात सही है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 118 सुगम्य भारत अभियान संबंधित है किससे? यह है डिसेबल्ड पर्सन से, दिव्यांग व्यक्तियों से। वैद्युत विभव, ये तो प्योर मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया। कक्षा 12 वाला है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव के बारे में बताइए। अदिश राशि है या फिर एक सदिश राशि है? अब इसके ऑप्शन ऐसे हैं कि दोनों तो सही हो नहीं सकते। और जिसने सी और डी मार दिया उसका तो फिर आईक्यू लेवल पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, है ना भैया? तो 119 का या तो ई होगा या फिर बी होगा। तो विद्युत आवेश जो है ये है अदिश राशि। ठीक है, ये अदिश राशि है। अब अदिश राशि सदिश राशि तो समझते होगा ना भाई, इनको तो नहीं समझाना पड़ेगा। चलिए, आप लोगों को आता है। 120 देखिए, भारत के राज्य हैं, सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, कहाँ हो गया? राजस्थान लगा दीजिए। ए सॉरी, गुरु शिखर लगा दीजिए आप यहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, गुरु शिखर है ना राजस्थान में, धूपगढ़ तो मध्य प्रदेश की होगी। डोडा बेटा तमिलनाडु लगा दीजिए। नागालैंड सारा मती लगा दीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। मिलाते रहिएगा ये, ठीक, पॉज करके। 121 ये क्या है? ये कौन सा शब्द लिख दिया यार? देवनागरी में लिख दिया क्या? नॉन रिन्यूएबल सोर्स पूछा एनर्जी का। सौर तो भैया रिन्यूएबल एनर्जी है, वायु भी रिन्यूएबल एनर्जी है, हाइड्रो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, बायो भी रिन्यूएबल एनर्जी है। ये फॉसिल फ्यूल हो गया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 122 हटा दीजिए। 123 देखिए, सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? देखो ये कितने छोटे छोटे स्टैटिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब नहीं आते होंगे ना। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि पीसी होटा समिति किस फील्ड से है। तो एक बात तो यही पता चल गई हमें, हम तो यही नहीं जानते थे अभी। सिविल सेवाओं से, ठीक है, सिविल सर्विस से। किस वर्ष किया गया था गठन? गठन किया गया था 2004 में। ठीक है, 2004 में। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न कहाँ से हुई? आसान पेपर था ये, है ना? लेकिन बहुत सारे आसान क्वेश्चनों में ऑप्शन बहुत अच्छे बनाए हैं, गलत होने वाले, इसलिए कट ऑफ फिर कम हो जाता है ना। 124 देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल है ये तो। कार्बन क्रेडिट, क्योटो प्रोटोकॉल। ईयर बताएंगे क्या क्योटो प्रोटोकॉल का? 1997। ठीक है। मॉन्ट्रियल कहाँ की जगह है? कनाडा की। क्योटो कहाँ की जगह है? जापान की। सातवाहन शासकों के बारे में देखिए थोड़ा। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट्स गॉट मोर encouragement ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड। दोनों बातें सीखिए, प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन भी मिला। सातवाहन डायनेस्टी के जो नरेश लोग थे उन्होंने ऐसा काम किया। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? ये लूसेंट से पढ़ लेना, ये टॉपिक कांच वाला, ठीक है? लूसेंट में दिया है सारे कांच का जो है ना वहाँ पे
शॉर्ट शॉर्ट में दिया है, आपको एक छोटी सी सिनॉप्सिस मिल जाएगी। ये क्वेश्चन फंस जाता है, कभी कभी कांच आंच में पूछ लेता है, कोई क्वेश्चन दिख गया। क्रुक्स कांच जो है ये विशेष प्रकार का कांच होता है। ये सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ना, इनको काटने में सक्षम होता है। ये जो लगाते हो ना, सन ग्लासेस, सन ग्लासेस इसी कांच का तो बना रहता है, क्रुक्स का। तो जो सन ग्लासेस लगाए रहते हैं वो आज के बाद क्या जाना है कि उनका गिलास किसका बना है, ये क्रुक्स कांच है। हो जाएगा, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। स्थानीय पवनों के नाम बताइए। ब्रेकफील्डर सही है, ये ब्रेकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में फ्लो करती है, लेविस स्पेन में फ्लो करती है, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में फ्लो करती है, सामल जो है ये तो आपको अरब कंट्रीज जाना पड़ेगा, ठीक है। इस हवा को एहसास करने के लिए अरब कंट्रीज जाना पड़ेगा, इराक ईरान जाना पड़ेगा, अरब पेनिनसुला जाना पड़ेगा, ईरान, इराक, अरब पेनिनसुला, ठीक है। यहाँ पे गलत कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में कौन बैठता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो राजस्थान से कितने एमपी जाते हैं राज्यसभा में, बताइए। यूपी से कितने जाते हैं, 31। की और कोई डेटा है, लोकसभा से 80 जाते हैं, लोकसभा में 80 जाते हैं यूपी से। यहाँ पे देखिए राजस्थान से 10 जाते हैं, ठीक। अच्छा मैच कराना है ना, राजस्थान से 10 करा दो, गुजरात से 11 करा दो। अब यहाँ पे एरिया वाइज भी आप लगा सकते हो हिसाब, ठीक है, एरिया वाइज और पॉपुलेशन के हिसाब से। कर्नाटक में 12। अब देखो राजस्थान ठीक है एरिया में बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन भी तो नहीं है ना उतना। और पंजाब को आप आराम से 7 लगा सकते थे, एरिया में भी छोटा है, पॉपुलेशन भी कम है। तो डी का 2 हो जाता, डी का 2 करते तो 2 ऑप्शन आपके रिजेक्ट हो जाते, है ना। या तो ये होता या फिर बी हो जाता, बट ये आंसर आप लगा लेते इसका। तो इसको मिला लीजिएगा, ठीक। 129 देखिए, पुराना क्वेश्चन है, हटाइए। स्थान है जनजाति है, ट्राइब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है यार, है ना, ट्राइब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइब्स राइट हैंड साइड लिखी है, कोरियाक, कुनान, रूवाला और लेप्स। लेप्स हो सकता पड़ा हुआ आपने। कोरियाक जनजाति अलास्का की नहीं है, ये रूस की जनजाति है। ये इस तरीके के नाम आप लगा सकते थे, आप रूस तक पहुंच सकते थे, आप ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच सकते थे, वहीं पे ऐसे नाम होते हैं। अलास्का आप हटा दीजिए। खैर अलास्का एक क्षेत्र था रसिया का, तो ऑप्शन तो इन्होंने खैर सही बनाया है। अगर तुक्का ही लगाना है तो कुछ इस तरीके से आप जा सकते थे। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक। कोरिया की जगह क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। बोर्नियो पुनान सही है, अरब मरुस्थल रोवाला सही है, स्वीडन फिनलैंड लैब से सही है। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा, ठीक। ट्राइब के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। 131 देखिए, देखो फिर से पीआरआई इस पर क्वेश्चन पूछा है, और सारी बातें एक बार फिर से जान लीजिए। यहाँ पे तो ईयर आपको पता ही है, तो आप मैच करा लेंगे इसको। अशोक मेहता कमेटी ये 1977 की है। बी आर मेहता हम लोग जानते हैं 1957 की। सबसे पुरानी कमेटी जो है ना पीआरआई पर, वो बी आर मेहता है। जीबी के राव ये है 1985 का, ठीक है। और एल एम सिंह भी जो है 1986 का है। अब यहाँ पे कुछ बातें याद रखिए। देखो सबसे पुरानी तो बी आर मेहता है 1957। कंफ्यूजन होता है एल एम सिंघवी में और जीवी के राव में। तो एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि सबसे अंतिम वाली जो कमेटी है वो है 1986 वाली, एल एम सिंघवी, ठीक है। सबने क्या क्या रिकमेंड किया था अभी आपको पता होना चाहिए। बी आर, अभी देखो 2023 में जो क्वेश्चन पूछा था ना, वो एल एम सिंघवी पर पूछा था। बी आर मेहता ने 3 टीयर सिस्टम दिया था, ये आपको पता है ना, 3 टीयर सिस्टम। अशोक मेहता ने बोला था 2 टीयर सिस्टम होना चाहिए। इन्होंने मिडिल वाला जो टीयर था यानी ब्लॉक वाला है ना, उसको नहीं बताया था। ये कहते थे कि ब्लॉक वाला नहीं होना चाहिए। जीवी के राव समिति, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो दर्जा है ना, संवैधानिक दर्जा, पीआरआई को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिलाने के लिए रिकमेंड किया था सरकार को। ये बात इनकी है, ठीक। तो ये भी अलग अलग बातें ये पूछी जाती हैं। और एल एम सिंघवी के बारे में पूछा था, एक क्वेश्चन था कि डेवलपमेंट की इकाई जिला को होना चाहिए, ठीक है, जिला को होना चाहिए। ये सिर्फ इतना ही लाइन में क्वेश्चन पूछा गया था। और किसने कहा था, एल एम सिंघवी समिति ने ये रिकमेंड किया था। इस तरीके से क्वेश्चन देखो पूछे गए हैं इन पर, ये लगा लोगे ना अब तो। 132 उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग, फिर से स्टेट पीएससी पूछ लिया इन्होंने, 315 पर आ जाइए।
यहीं पे यूपीएससी भी मिलेंगे, यहीं पे स्टेट के पीएससी मिलेंगे। अभी आपने क्वेश्चन किया है, स्टेट पीएससी जो है, इनके जो चेयरमैन है इनको अपॉइंट राज्यपाल करते हैं, लेकिन रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, रिमूवल राज्यपाल मत कर देना, रिमूव करना कठिन होता है। स्टेट पीएससी के चेयरमैन को रिमूव करना कठिन होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट का रोल आ जाता है। ठीक। यहाँ पे विस्तार किसके द्वारा किया जाएगा? अब ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है ही, लेकिन जो इनके कार्यों का विस्तार है, ये सारी चीजें कौन देखेगा? लेजिस्लेचर देखेगा, स्टेट लेजिस्लेचर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना? डी ऑप्शन सही है। 133 देखें। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये चीज सीखिए आप लोग, रिवर कैप्चरिंग ये फीचर है हिमालयन रिवर्स का। नदी अपहरण, ये बढ़िया चीज है नहीं? नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। और तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, अब ब्रह्मपुत्र की हो गई है। पाला बदल लिया, तीस्ता नदी ने पाला बदल लिया। दोनों बातें सही है यहाँ पर। ठीक है, ये नदी कैप्चरिंग वाला याद रखिएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। काम क्या है? काम तो बहुत बड़ा है। काम है राजकोषीय, राजकोषीय संघवाद का। राजकोषीय संघवाद यानी फिजिकल फिजिकल फेडरलिज्म। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वित्त में भी शक्तियों का, ये वित्त में भी विभाजन होना चाहिए, और राज्यों के साथ मिलके सब करना चाहिए। फेडरलिज्म का तो मतलब यही होता है ना, संघवाद, सबको लेके साथ चलना। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। और फाइनेंस कमीशन का मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि टैक्स डिवीजन का काम करता है, किस राज्य को कितना पैसा देना है, ये फाइनेंस कमीशन तय करता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक। 135 देखें। निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता, ये हटाइए, पुराना क्वेश्चन हो गया। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल, 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में कौन नहीं था? एम ए अंसारी नहीं थे। ठीक है, एम ए अंसारी नहीं थे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी कभी कभी नहीं आते हो, गलत हो जाता है। एम ए अंसारी। ठीक है। 137, सेंसस से क्वेश्चन पूछा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। इससे आसान तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यूपी हो जाएगा। ये भी आसान सही क्वेश्चन है। आर्टिकल 40 क्या पढ़ते हो? ग्राम पंचायतों का गठन पढ़ते हो। चारों ही ऑप्शन डीपीएसबी के हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 के हैं। 50 में यही लिखा है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये जो आपको दिख रहा है 43 ए, सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, है तो बाद में सब जोड़े गए हैं, 43 बी में है ये, 43 बी में है। सी ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है। ए को पढ़ लीजिए, बी को पढ़ लीजिए, डी को पढ़ लीजिए, सी को सही वाला पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए 139। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? ए अर्थ है, ऊपर कौन सा है? आर्कटिक है, नीचे कौन सा है? अंटार्कटिका है। यहाँ तो मिडिल में पूरा बर्फ है, तो यहाँ पे आप स्टेशन बना सकते हो, लेकिन ऊपर मिडिल में पानी है, तो पानी में थोड़ी ना स्टेशन बनेगा। पानी पे ज्यादा बनाना आसान है कि बर्फ पे बनाना आसान है? कई 100 किलोमीटर चौड़ी रहती है, और अच्छी खासी मोटाई में इनकी गहराई भी रहती है। तो जो ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन है वो है भारत और मैत्री। सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है। 40 पुराना क्वेश्चन, 141 ये भी पुराना क्वेश्चन, 142 पुराना क्वेश्चन है बट रेलिवेंट है, क्योंकि तो रिपोर्ट ही पूछा है ना, कौन जारी करता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो 143 2021 का हम लोग पेपर ये कर रहे हैं, 2022 में क्वेश्चन पूछा था, जैसे रागमाला था और चतुर्दंडी प्रकाशी का था, ये दो ऑप्शन बना के पूछा था। वहां पे भी मैचिंग का क्वेश्चन पूछा था 2022 वाले पेपर में। तो इस तरीके से ये देखो फायदा करता है। और वहां पे भी वेंकट रमन जो लिखा था, वहां पे भी गलत था और यहाँ पे भी गलत है। वेंकट रमन, रमन जो है ना वो रमन नहीं थे, इनका करेक्ट नाम मैंने वहां पे भी आपको सही करके बताया था, और इस वाले पेपर में भी गलत लिखा है।
रागमाला जो है वो पुंडरीक विट्ठल की है। रस कौमुदी श्रीकंठ की है। ठीक है, यहाँ पे मैं ला दे रहा हूँ, इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। राग विबोध जो है वो सोमनाथ की है। और चतुर्दंडी प्रकाशिका ये वेंकट रमन, इनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा, रमन नहीं है, वेंकट कुछ और है। ठीक है, बट शुरुआत का नाम सही है वेंकट। तो अभी इसको ऐसे ही कर लीजिए, नाम याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। या पर 2022 का पेपर आप लोग करेंगे, पढ़ लेंगे ना, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ये मिला लीजिएगा आप, ठीक। 144, यहाँ पे स्पेशल एड्रेस पूछा है प्रेसिडेंट का। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है, लोकसभा का या तो नया चुनाव हो, चुनाव खत्म हो गया हो, सरकार बन गई हो। ठीक है, तो लोकसभा का जो पहली बैठक होगी उसको भी सेशन करेंगे, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। ठीक है, और नॉर्मल जो सेशन शुरू होते हैं हर साल में, कितने सेशन होते हैं संसद के? 3 सेशन होते हैं ना। बजट सेशन पढ़ते हो, उसके बाद मानसून सेशन पढ़ते हो, विंटर सेशन पढ़ते हो, यही पढ़ते हो। ये महीने महीने चलते रहते हैं, बीच में छुट्टी भी रहती है, लेकिन इन 2-2 3-3 महीने का ये रहता है, अलग अलग बैठकें रहती हैं। ठीक। तो जब शुरुआत का सेशन होगा साल का, जैसे बजट सेशन पहला सेशन है, तो इसकी जो पहली बैठक होगी उसमें भी प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे एड्रेस करेंगे। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। पहली बात सही लिखी है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उनके आह्वान के कारणों के विषय में भी सूचित करते हैं। ठीक है, दोनों बातें सही है यहाँ पे। 145 क्या है ये? पुराना क्वेश्चन हो गया वैसे, हटा दीजिए इसको। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? बताइए, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? क्या है ये? टर्मिनल वर्ड है, एसेसरी वर्ड है, फ्लावर वर्ड है, वेजिटेटिव वर्ड है? लौंग ये तो पता है कि ये कली होती है ना। इसका करेक्ट आंसर है फूल कली, फ्लावर बर्ड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका वानस्पतिक नाम बताइए आप लोग, लौंग का वानस्पतिक नाम। और हल्दी का भी बताइएगा। ठीक, हल्दी का तो मैं बता दे रहा हूँ, कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा। तो कुरकुमा लौंगा, लौंग का मत लगा देना वानस्पतिक नाम, ये हल्दी का। गलती होती है, लौंगा से लौंग लगता है ना, बट ऐसा नहीं है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये जो है, ये टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो, इसका मापन किस आधार पर किया जाता है? कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीसीपीआई। ठीक है, सीसीपीआई, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 148 देखें। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता, ये मैंने आपको रिलेवेंट टॉपिक में कराया, रिलेवेंट टॉपिक की पीडीएफ प्रोवाइड कराई है। फाइनेंस कमीशन जो लेटेस्ट वाला है, सारी चीजें, स्ट्रक्चर भी बताया है, अभी कौन चेयरमैन है, बॉडी किस तरह की है, सारी बातें उसमें कवर्ड है रिलेवेंट टॉपिक में। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ पे देखो, आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रपति करता है या फिर संविधान में लिखा है, इसी तरीके की गलती कराता है। और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये भी लिख रहा है। तो थोड़ा जोर डाल लिया, ऐसा नहीं है पहली बार पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, सैकड़ों बार पढ़ चुके हैं। फाइनेंस कमीशन 280 में आप पढ़ते हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये दो बातें तो बिल्कुल कॉमन हो गई, अब आपको रट गई होंगी। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों की जो योग्यताओं का निर्धारण है ये होता है एक्ट से। एक एक्ट है फाइनेंस कमीशन का, फाइनेंस कमीशन एक्ट है 1951 का, 1951 का। इस एक्ट में ये सारी चीजें हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह, इस एक्ट के द्वारा डिटरमिन होती हैं, ना कि राष्ट्रपति करता है। पहली बात यहाँ पे गलत लिख दी है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट कर लेता है, अध्यक्ष हो चाहे वो सदस्य हो, नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। यहाँ पे ए गलत हो जाता है, आर सही है। 149 देखिए। स्कीम्स पर 2-3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, जाइएगा इसको बढ़िया से। सारी स्कीम्स का एक बार टॉपिक रिवाइज कर लीजिएगा तो सब हो जाएगा। एक दो अगर स्कीम आ जाती है ना, उससे काम बन जाता है हमारा, जरूरी नहीं है हमें 4 में ही आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन
रहते हैं, इजी रहते हैं, कभी कभी कठिन पूछ लेता है ऑप्शन बना के। ऑप्शन कॉम्बिनेशन जो है ना वो आसान रहते हैं, अगर दो भी आता रहेगा इसमें तब भी आपका काम हो जाएगा। आम आदमी बीमा योजना ये 2007 की है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये 2015 की है, ठीक है। सुरक्षा बीमा 2015 की है, 15 इन्होंने दिया ही नहीं है। आम आदमी ये 2007 की है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 2018 की है, और ये 2017 की है। ठीक। पीएम आत्मनिर्भर, सॉरी, 2021 की है, ये 2021 की है। तो 2015 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 21 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन तो गलत लिखे हैं, तो इसको हटा दीजिए, इसी को पढ़ लीजिए बस। इसी को पढ़ लीजिए। 150 निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। वीजी तिलक, पढ़ते हैं हम लोग, है ना। वीजी तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक। तो ये हो गया हम लोग का यार, ये 2021 का पेपर। ठीक है। ये 2021 यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो 2024 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, 4 पेपर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब 2020 पे काम करूंगा, जल्दी से जल्दी आपको रिकॉर्ड करके दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को 2014 तक करना है, समय कम है। तो मैं भी फिर टाइम निकालूंगा, ठीक है, चुराऊंगा टाइम, निकालूंगा कि जितना है उतना ही है, पर कोशिश करूंगा, ठीक है। बट मैं करा दूंगा 2014 तक, आपको ये रिवाइज करा दूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। 2014 तक मैं करा दूंगा। तो मिलेंगे फिर 2020 वाले पेपर में, इनको रिवाइज बढ़िया से करते रहिए, प्ले लिस्ट पे सब कुछ है, ठीक है, विगत वर्षों के नाम से प्ले लिस्ट बनी है, उसको विजिट करते रहिएगा। तो परीक्षा से पहले सब एक बार हाई स्पीड करके सब देख डालना, और आराम से, क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।